हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आप सभी के लिए एक और नया ऑसम एनीमे लेके आ चुकी है, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर डीमन किंग की आर्मी से निकाल दिया जाता है। उसी के बाद उसकी असली जर्नी स्टार्ट होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर डैरियल हमें दिखाया जाता है, जो कि डीमन किंग के सामने पूछ रहा होता है कि आखिरकार मुझे निकाला क्यों जा रहा है। जिसपे उस करेंट टाइम का जो डीमन किंग था बास बारजा, वो उसे बोलता है कि तुम हमारे पूरे के पूरे आर्मी में सबसे लोएस्ट रैंक पे आते हो और तुम्हें तो नॉर्मल सी मैजिक करने भी नहीं आती है बचपन से, तो आखिरकार हम तुम्हें क्यों ही रखे। वैसे भी हमने अब एक नया टाइप का अपना आर्मी को बनाने का सोचा है, जिसमें ताकतवर लोग ही रहेंगे, इसलिए फिलहाल के लिए हम लोग तुम्हें चांस नहीं देने वाले। तो डैरियल बोलता है कि मुझे डीमन आर्मी में रहने के लिए आपके फादर ने चुना था और वो किसी वजह से ही ये चीज किए थे। तो बास बारजा इस चीज को सुनकर गुस्सा होते हुए बोलता है कि करंट का किंग मैं हूँ, तो तुम मेरी बात सुनोगे। तो डैरियल को समझ आ जाता है कि अब उसका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, इसलिए वो उदास होकर यहाँ से निकल जाता है। कैसल से बाहर निकलते वक्त डैरियल को एक आदमी टोकता भी है, लेकिन डैरियल उस समय खराब मूड में होने की वजह से बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। चलते चलते डैरियल एक ऐसे जंगल में आ जाता है जहाँ वो हिम्मत हारते हुए आराम से लेट जाता है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं 32 साल का हो गया हूँ, क्या यही मेरा अंत है। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने रिटायरमेंट ले लिया है अपना, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगा। और इतना बोलते हुए वो बेहोश होने लगता है, लेकिन उतने में ही उसे दिखाई देता है कि उसके ऊपर से एक लड़की कूदते हुए भाग रही है। दरअसल एक बंदर उस लड़की का पीछा कर रहा था, उससे बचने के लिए वो लड़की वहाँ से भाग रही थी। तो डैरियल उसे बचाने के लिए बीच में बंदर को रोक लेता है और वो मन में सोचता है कि चाहे मैं रिटायर ही क्यों ना हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं एक सोल्जर ही हूँ, तो मुझे यहाँ इस लड़की की सहायता जरूर करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जो डैरियल था वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था इतने समय से चलते चलते, तो बंदर की मार बहुत ही इजीली रोक नहीं पाता है। किसी तरीके से जो डैरियल था वो अपने आप को संभालता है। उतने में उसका ध्यान जो वो लड़की थी उसके सामान पे जाता है, जिसमें उसे एक डैगर भी दिखता है और उसे वो यूज करने का सोचता है, लेकिन फिर उसके बाद रोक लेता है अपने आप को कि नहीं, ये ह्यूमन का सामान है, मैं इसे नहीं यूज कर सकता। लेकिन क्योंकि अब वो निकाल दिया गया था डीमन की आर्मी से, तो उस चीज को यूज करने का सोच लेता है और वो सीधा उस डैगर को पकड़ते हुए सोचता है कि आखिरकार इसका काम क्या है। उतने में जो मंकी था उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने आप को बचाने के लिए डैगर उसके सामने कर देता है, जिसकी वजह से वो डैगर अपने आप उसके अंदर गड़ जाता है और वो मंकी वहीं पे मारा जाता है। डैरियल को इतनी बहादुरी से लड़ते हुए देख के अपने लिए जो मारिका थी, जो कि उस लड़की का नाम था, वो उसको थैंक्स करती है और उससे पूछती है कि आखिरकार वो कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। जिसपे डैरियल कुछ बोल नहीं पाता है। तो मारिका उसे बोलती है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे घर चलोगे, मेरे मदर फादर भी तुमसे मिलकर बहुत ही खुश होंगे। तो डैरियल का कोई ठिकाना तो था नहीं, तो मारिका के साथ चल देता है। फिर मारिका उसे अपने गाँव ले आती है और वहाँ पे अपने फादर मदर से उसे मिलवाती है, जहाँ पे डैरियल तो इसी बात से डरा हुआ था कि ये पूरा का पूरा जो गाँव है वो इंसानों का है, कहीं इन्हें पता चल गया कि मैं डीमन आर्मी का हूँ तो ये लोग मुझे कहीं मार न दे। बातों बातों में जो मारिका थी वो डैरियल से पूछती है कि आखिरकार वो अब यहाँ पे कैसे आ गया था और वो इससे पहले क्या करता था। तो डैरियल उसे बताता है कि जहाँ पे वो काम किया करता था उस पूरी जगह का जनरेशन चेंज हो गया, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो मारिका इस चीज को सुन के इमोशनल हो जाती है कि डैरियल इतना ज्यादा दिल का अच्छा इंसान है, फिर भी उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वो वहाँ पे होती तो उन सारे जितने भी एम्प्लॉयर्स ने डैरियल को निकाला था उसे अच्छा सबक सिखाती। डैरियल मारिका को बोलता है कि तुम्हें इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। उतने में जो मारिका थी उसे बोलती है कि वैसे अब तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी ना, तो तुम अगर चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, हमारे विलेज में बहुत सारी जगह है। और वो अपने फादर से भी इसके लिए पूछती है, जिसपे उसके फादर थोड़ा सोचते हैं, लेकिन उसकी बेटी का इतने रिक्वेस्ट करने पे मान जाते हैं। जो मारिका की मदर थी वो भी इस चीज से खुश थी, क्योंकि उनके विलेज में कोई भी इतना ताकतवर आदमी नहीं था जो कि एक मॉन्स्टर को हरा सके, और डैरियल उनमें से एक था। इसी के साथ रात हो जाती है, जहाँ पे डैरियल अपने कमरे में सोया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि डीमन आर्मी में जब मैं था तो इससे बड़ा कमरा हुआ करता था मेरा, लेकिन चलो कोई नहीं, अब वैसे भी मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उसके कमरे के बाहर मारिका आती है और उसे बोलती है, इससे पहले मैं सब पे निर्भर हुआ करती थी, नहीं सारे लोग उल्टा मेरे पे निर्भर हुआ करते थे, लेकिन अब मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जिस पे मैं निर्भर हो सकती हूँ। वैसे आज के लिए शुक्रिया, और उसे गुड नाइट बोल के यहाँ से चली जाती है। कहीं ना कहीं हम लोग इसके बाद से ये पता कर सकते हैं कि मारिका का एक सॉफ्ट कॉर्नर डैरियल के लिए बन गया है। इसी के साथ सुबह हो जाती है, जहाँ पे जो मारिका के फादर थे गिलमास, वो डैरियल को बता रहे होते हैं कि उसे इस जगह पर रहने के लिए कुछ काम करना जरूरी होगा। तो डैरियल बोलता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो मारिका के फादर, जिनका नाम गिलमास है, वो बोलते हैं उसे कि तुम एडवेंचरर क्यों नहीं बन जाते, तुम उससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन डैरियल को याद आता है कि किस तरीके से जितने भी मॉन्स्टर्स
एडवेंचरर्स इससे पहले इस टेस्ट को पास करने की कोशिश करते थे जिससे वो ह्यूमन एडवेंचरर बन सके, तो वो इस टेस्ट को पास ही नहीं कर पाते थे और बहुत बुरी हालत हो जाती थी उनकी। इसलिए वो डर जाता है और बहाना मारने लग जाता है। वो बोलता है कि उसे एक फार्मर बना दिया जाए, लेकिन गिलमस उसे डांटते हुए बोलते हैं कि इतनी अच्छी हेल्दी बॉडी होने के साथ तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, और जबरदस्ती मारिका की हेल्प से उसके खून को उस कॉन्ट्रैक्ट में डाल देते हैं। उतने में सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है और डेरियल बहुत ही इजीली इस टेस्ट को पास कर जाता है। इस चीज को देखने के बाद जो डेरियल था उसे रियलाइज होता है कि इतने सालों से डीमंस के बीच में रहते हुए उसे ऐसे लगने लगा था कि वो डीमन ही है, लेकिन असलियत में वो तो एक इंसान ही है बचपन से। डेरियल थोड़ा याद करता है तो उसे इस चीज के बारे में भी याद आता है कि किस तरीके से जो करंट डीमन था उसके फादर ने उसे अडॉप्ट किया था, तो इस वजह से उसका ह्यूमन होना एक लॉजिकल बात है। सीन प्रेजेंट डे पे आता है जहाँ पे मारिका डेरियल को बोल रही होती है कि उसके फादर से बच के रहने के लिए, क्योंकि वो पहले समय पे एक एडवेंचरर रह चुके हैं। जो गिलमस है वो डेरियल को बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हारी एक एडवेंचरर के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें तलवार को पकड़ के माना कलेक्ट करना सिखाऊंगा। डेरियल तलवार को जैसे ही पकड़ता है तो याद करता है कि किस तरीके से जो उसके डीमन किंग थे उसने उसे सिखाया था माना कलेक्ट करना, तो वो वैसा ही करता है और बहुत ही इजीली माना कलेक्ट करना सीख जाता है, जिसे देख के गिलमस और मारिका भी इंप्रेस होते हैं। फिर उसके बाद गिलमस बताता है कि मेजरली जो एडवेंचरर होते हैं उनके 4 टाइप होते हैं और आज हम लोग वही तुम्हारे टेस्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला है स्लैश, और उसके सामने एक लकड़ी का फट्टा रखते हुए बोलते हैं कि तुम उस पर अपने तलवार से स्लैश मार के देखो। लेकिन डेरियल ये सोच रहा होता है कि आज से पहले उसने तलवार पकड़ा ही नहीं है तो वो ये कैसे करेगा। लेकिन गिलमस बोलते हैं कि तुम डरो मत, बस हम ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारी जो स्लैश है वो कितना ताकतवर है। तो जो डेरियल था वो इस चीज को सोचते हुए अपना स्लैश कर देता है, लेकिन उसके स्लैश से बहुत ही इजीली वो लकड़ी का फट्टा पूरी तरीके से कट जाता है, जो गिलमस और मारिका के लिए काफी शॉकिंग था। फिर बारी आती है स्टिंग की, जिसमें उसे तीर धनुष चलाना होता है, और वो जैसे ही वो अपने बो को फायर करता है तो सामने जो पहाड़ था उसमें भी क्रैक आने लग जाता है। डेरियल के लिए ये पहला एहसास था माना की पावर का, और वो सच में इस चीज से काफी खुश था। जो गिलमस था वो तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है डेरियल की ताकत को देख के। इसके बाद बारी आती है हिट की, जिसमें हैमर का यूज करते हुए एक पत्थर पे हिट करना होता है डेरियल को। फिर डेरियल जैसे ही उस पत्थर को हिट करता है अपने हैमर से तो पूरी जगह ब्लास्ट कर जाती है और दूर तक उसका इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से जो गिलमस था वो भी दूर जाके गिरता है। वो गिरते हुए भी इमोशनल होते हुए रोने लगते हैं और वो कहते हैं मैंने अपने 30 साल के एडवेंचरिंग जर्नी में आज तक ऐसा कभी एडवेंचरर नहीं देखा। फिर वो खड़े होते हुए बोलते हैं डेरियल को कि अपने शील्ड तैयार करो यंग मैन। और अब चौथी बारी आती है जिसमें ब्लॉक करना सीखना होगा डेरियल को, जिसमें उसे छोटी सी एक लकड़ी की शील्ड मिलती है और सामने जो गिलमस था वो बड़े से अपने लोहे के हैमर को उसके ऊपर मारने वाले होते हैं। डेरियल ये चीज देख के काफी डर चुका होता है और वो रोकने की कोशिश भी करता है गिलमर को, लेकिन वो नहीं मानते और अपने हथियार से सीधा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन डेरियल का ताकत इतना ज्यादा था कि वो दूर जाके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। फिर फाइनली इन सभी के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि जो डेरियल है वो चारों टाइप में पूरी तरीके से परफेक्ट है। जो गिलमस थे वो डेरियल को समझाते हैं कि मैंने अपने पूरे करियर में आज तक ऐसा किसी भी इंसान को नहीं देखा जिसके चारों टाइप एकदम परफेक्ट हो। फिर गिलमस डेरियल को सजेस्ट भी करते हैं कि एक बार वो अगर चाहता है कि अपने जो टैलेंट है उसको वेस्ट नहीं करना तो उसका रेफरेंस नेशनल गिल्ड में भी दे सकते हैं, जहाँ पे वो एक एडवेंचरर बन सकता है। गिलमस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके सेल्फिशनेस की वजह से डेरियल अपने टैलेंट को बर्बाद करे। इन सारी चीजों को सुन के जो मारिका थी वो थोड़ी उदास हो जाती है कि डेरियल उनसे दूर चला जाएगा, जिसे डेरियल नोटिस कर लेता है और फिर इन सभी को बोलता है कि नहीं, आप सभी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इसी वजह से मैं आप सभी को कभी छोड़ के नहीं जाने वाला। जिसे सुन के मारिका उसे सीधा हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जो गिलमस था वो डेरियल को सारे जितने भी गांव के लोग थे उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, क्योंकि जो गिलमस है वो गांव के चीफ भी होते हैं। जो डेरियल था वो उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम डेरियल है, आप सभी की सहायता करके मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। उसके इंट्रोडक्शन को सुन के सारे गाँव वाले काफी खुश होते हैं कि इतना ज्यादा पोलाइट है डेरियल। उतने में वहाँ पे एक बच्चा आता है और वो डेरियल को बोलता है कि ये बुढ़ा हमारे क्या सहायता कर सकता है। तो डेरियल उसकी बातों को सुन के बोलता है कि मैं बुढ़ा कैसे हो गया यार, मैं तो बस 32 साल का हूँ। जिसपे गिलमस बताता है कि इस लड़के का नाम घसीटा है, जो कि एक एडवेंचरर है, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये थोड़ा एरोगेंट है। फिर घसीटा डेरियल की रैंक पूछता है जो कि ई होती है, जो कि सबसे लास्ट रैंक है। फिर घसीटा अपनी रैंक दिखाता है जो कि डी होती है और उसे बोलते हुए चला जाता है कि अपने सीनियर से इज्जत से बात करना। दरअसल इस पूरे गाँव में अकेला घसीटा ही एक एडवेंचरर है, इसलिए वो घमंडी बन चुका है। लेकिन अब जब डेरियल यहाँ पे आ चुका है तो शायद से वो ठीक हो जाए। लेकिन जो डेरियल था वो मन में सोच रहा होता है कि यार मैं तो सिर्फ रैंक ई का हूँ, मैं इतने सारे काम कैसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में जो डेरियल था वो अपने गिल्ड का पहला क्वेस्ट लेने के लिए तैयार होता है, जहाँ पे गिलमस उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेस्ट में सबसे हार्ड मिशन देने वाला हूँ फर्स्ट में, क्योंकि इस मिशन को जो घसीटा है वो काफी समय से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। दरअसल हमारे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक मंकी मिला हुआ है जो कि लोगों को परेशान कर रहा है और हम उसे मार नहीं पा रहे हैं, तो तुम्हारा फर्स्ट मिशन में तुम्हें इसे ही मारना होगा। डेरियल उसकी फोटो देखते हुए बोलता है कि अरे ये तो वही मंकी है जो कि मैंने मारिका को बचाने के लिए मार दिया था। जिसे सुन के जो गिलमस थे वो एकदम शॉक्ड
हो जाते हैं। फिर डैरियल हमें बताता है कि इसी तरीके से उसने अपना जो फर्स्ट मिशन था वो किसी के नजर में आए हुए बिना ही कंप्लीट कर दिया। इन सारी बातों को जानने के बाद जो गिल्मस था वो डैरियल के फर्स्ट क्वेस्ट पे कंप्लीट का थप्पा लगा देता है। फिर उसके बाद वो घसीटा को बुलाता है और उसे बोलता है कि देखा तुम ऐसे ही अपनी बस बड़ाई करते रह गए और डैरियल ने ना जाने हुए ही तुम्हारा जो मिशन था उसे कंप्लीट भी कर दिया। तो ना चाहते हुए जो घसीटा था उसे वहाँ थैंक यू बोलना पड़ता है डैरियल को। फिर वो ध्यान देता है कि डैरियल ने अपने हाथ में कुछ हर्ब्स कलेक्ट करने वाले क्वेस्ट को उठाया हुआ है, तो उसे नीचा दिखाने के लिए वो चुपचाप एक हार्ड मॉन्स्टर को मारने वाला मिशन गिल्मस से ले लेता है। और गिल्मस उसे मना करने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनता नहीं है और डैरियल को ताना देते हुए चला जाता है कि तुम जैसे कमजोर लोग बस हर्ब्स ही कलेक्ट करते रहो, अब देखना मैं कैसे मॉन्स्टर्स को मारता हूँ। डैरियल ये चीज को देख के थोड़ा अजीब सा मुंह बनाता है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर जो गिल्मस था वो डैरियल के हाथ पे अपना हाथ रखता है और फिर उसे बोलता है कि तुमने फर्स्ट मिशन बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लिया था, इसलिए तुम्हारा अब रैंक अपडेट होता है छोटे। उतने में जो मारिका थी वो भी तैयार होकर डैरियल के साथ उसके क्वेस्ट में चलने के लिए बोलने लगती है, जिसपे डैरियल उसे मना करता है लेकिन मारिका बोलती है कि नहीं, आपने मेरी मदद की थी उस दिन, इसलिए मैं आपके मदद का रीपे करूंगी। तो ना चाहते हुए भी डैरियल हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों जंगल के अंदर आने लगते हैं। डैरियल मारिका को दोबारा बोलता है कि तुम्हें जंगल के अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए तो तुमने एडवेंचरर्स को हायर किया था ना, जिसमें मारिका बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी हम विलेजर्स जंगल में आते रहते हैं लेकिन ज्यादा जंगल के अंदर जाना रहता है तब हम एडवेंचरर्स को हायर करते हैं, और कभी कभी अगर हम आलसी भी हो जाते हैं तब भी हम एडवेंचरर्स को हायर करते हैं। जिसे सुन के डैरियल मन में सोचता है कि एडवेंचरर्स को कितने अजीब काम करने पड़ते हैं। बातों बातों में मारिका के बारे में पता चलता है कि वो भी एडवेंचरर बनना चाहती है, जिसके लिए वो बहुत ही मेहनत भी करती है और वो लोगों की मदद भी करना चाहती है। और फर्स्ट टाइम जो डैरियल से वो मिली थी उसमें भी वो एक बूढ़ी महिला की मदद ही करने जा रही थी, उसके लिए हर्ब्स कलेक्ट करके, जहाँ पे वो उस बंदर से फंस गई। उसने ट्राई किया था घसीटा को भी उसकी मदद करने के लिए बोलने का, लेकिन घसीटा ने मना कर दिया था। डैरियल ये भी चीज नोटिस करता है कि जो मारिका है वो एडवेंचरर के काम में काफी ज्यादा एकदम निपुण भी है। वो बहुत ही इजीली सारे जितने भी हर्ब्स थे उन्हें कलेक्ट कर लेती है और उन्हें रियल हर्ब्स के बीच का डिफरेंस करना भी आता है। वो डैरियल को भी बताती है कि अगर तुम्हें जो हर्ब्स हमें कलेक्ट करना है वो मिले तो उसका एक पत्ता तोड़ के वहीं पे छोड़ देना ताकि वो दोबारा से हार्वेस्ट हो सके। तो डैरियल उसकी इस जानकारी के लिए उसे थैंक्स करता है, जिसपे जो मारिका थी वो थोड़ा शर्मा जाती है। फिर उसके बाद वो देखते ही देखते एक बड़े से पेड़ को अपने हाथों से ही उठा लेती है। तो डैरियल भी ये चीज देख के काफी शॉक्ड होता है। मारिका अपने टैलेंट का यूज करते हुए डैरियल को ये भी बताती है कि आसपास से ही जो डियर है वो भी निकला हुआ है, लेकिन डैरियल को अपने टैलेंट से उसके बारे में नहीं पता चलता। तो मारिका से और भी इम्प्रेस्ड होता है और मन में सोचता है कि एक एडवेंचरर और विलेज चीफ की बेटी से मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फिर वो डायरेक्टली मारिका से पूछता है कि उस समय जब मैं बंदर को मारने के लिए आया था तो क्या तुम उस बंदर को नहीं मार सकती थी, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी लग रही हो मुझे। तो मारिका बोलती है कि नहीं, क्योंकि मुझे लड़ने से डर लगता है, इसलिए सच बोलूं तो आप ही मेरे सेवियर है। और ये सारी बातें जो मारिका थी वो डैरियल के ऊपर चढ़ के कह रही होती है, जिससे डैरियल काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। उतने में ही वो उस बात को हटाने के लिए और मारिका का ध्यान भटकाने के लिए बस कह देता है कि वो देखो डियर, और सच में उस जगह डियर ही होता है। और डैरियल भी मन में सोचता है कि अरे यार, यहाँ पे मेरी किस्मत काम आ गई, सच में मैं बच गया। जो डैरियल था उस डियर को देखते हुए कहता है कि ये डियर तो काफी ज्यादा शांत लग रहा है। उतना बोलते ही वो डियर के आंख लाल हो जाती है और वो तेजी से दौड़ते हुए एक चींटी के ऊपर हमला करने लग जाता है। और डैरियल इस चीज को देख के काफी शॉक्ड होता है कि आखिरकार एक डियर ऐसे कैसे लड़ सकता है। तभी मारिका उन्हें सजेस्ट करती है कि अभी ये सही मौका है, हम लोग दोनों को मार के अपना और भी ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें गांव वालों को दिखाया जाता है जो कि डैरियल और मारिका की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने बहुत इजीली चींटी और रेंडियर दोनों को मार दिया। तो डैरियल बोलता है कि अरे नहीं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी। उतने में जो घसीटा रहता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो देखता है डैरियल को, तो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए वहाँ से भाग जाता है। दरअसल घसीटा ने जिस मॉन्स्टर को मारने के लिए मिशन लिया था वो वही एंट था जो कि डैरियल और मारिका ने मिलकर मार दिया। इसी तरीके से डैरियल के इस गांव में काफी दिन बीत जाते हैं और वो काफी अच्छे से इस गांव में यूज्ड टू हो चुका होता है। एक दिन जब डैरियल दोबारा से गिल्ड में जा रहा होता है तो रास्ते में घसीटा वहीं से निकल रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ाया हुआ होता है डैरियल से, इसलिए वो उसे जानते हुए धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन डैरियल के ताकत के सामने उसे ही धक्का लग जाता है। तो घसीटा अपनी इज्जत को इग्नोर करते हुए वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। फिर डैरियल जैसे ही अंदर जाता है तो गिल्मस उसे मिलता है, लेकिन उससे पहले ही मारिका उसे टोक देती है और बोलती है कि आप यहाँ पे आ गए हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे, पहले खाना, सोना या फिर वो। लेकिन डैरियल उसे इग्नोर करते हुए गिल्मस के पास चला जाता है। जो गिल्मस थे वो काफी ज्यादा चिंता में दिख रहे थे, तो डैरियल उनसे इसके बारे में पूछता है। तो गिल्मस बताते हैं कि जो घसीटा है वो तुमसे काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि तुमने उसके 2 क्वेस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। तो डैरियल बोलता है कि हाँ, ये चीज तो है। तो मारिका उसे बोलती है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, एक एडवेंचरर होने के नाम पे तुम्हें ये काम तो करना ही होगा। तो गिल्मस बोलता है कि नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें एक नया क्वेस्ट मिला है जिसमें एक हमें सरपेंट को मारना है
जो कि लेवल सी से हायर एडवेंचरर्स के लिए दिया गया है। तो डैरियल बोलता है कि इसे हमारे गांव में फिर क्यों दिया गया है, क्योंकि ये तो काफी हायर एडवेंचरर्स के लिए काम है, तो उसे तो सेंट्रल गिल्ड को देखना चाहिए था। तो गिल्मस बोलता है कि हाँ, हमें बस ये इन्फॉर्म करने के लिए भेजा गया है कि एक ऐसा मॉन्स्टर हमारे जंगल में आ रहा है। लेकिन उसी समय पे जो घसीटा था वो यहाँ पे आया हुआ था और गुस्से में उसने ये क्वेस्ट को कंप्लीट करने की अब कसम खा लिया और वो वही करने चला गया है। तो डैरियल बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा मुसीबत वाली बात है, क्योंकि घसीटा अभी डी रैंक का है और वो सी रैंक से ऊपर के मॉन्स्टर को कैसे मार पाएगा। तो गिल्मस बोलता है कि हाँ, मुझे यही चिंता हो रही है कि उसको कोई ना कोई तो बचाना ही पड़ेगा। तो डैरियल बोलता है आप चिंता ना करें, मैं उसकी हेल्प करने जाऊंगा। मारिका भी उसके साथ चलने के लिए तैयार होती है, लेकिन डैरियल इस बार उसे मना कर देता है। तो मारिका भी उसकी बात मान जाती है और बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे सामान को तैयार कर देती हूँ। फिर जो डैरियल था वो अपने उसी जंगल में चला जाता है घसीटा को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो जंगल में जाता है तो वो एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि पूरे जंगल में एकदम तबाही मची हुई थी। उतने में वो घसीटा को चिल्लाते हुए भागते नोटिस करता है, क्योंकि उसके पीछे वही सरपेंट पड़ा हुआ था। घसीटा उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सरपेंट उसका पीछा ही किया जा रहा होता है। तो डैरियल उसका ध्यान अपने ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन सरपेंट घसीटा को मारने की कसम खाया हुआ था। जो घसीटा था वो अपने बो एंड एरो को लेता है और उसके ऊपर अटैक करता भी है, लेकिन उससे उसको कुछ भी नहीं होता। अब सांप ने उसके ऊपर मारने का कसम खा तो लिया था, तो उसके ऊपर फाइनल ब्लो अटैक करता है। लेकिन उसको बचाने के लिए जो डैरियल था वो अपने मानव को गैदर करते हुए तेजी से उसके ऊपर आता है और पूरी तरीके से सरपेंट को बीच में से काट के रख देता है। लेकिन उससे भी सरपेंट को कुछ खास असर नहीं होता और सरपेंट डैरियल को उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डैरियल के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन डैरियल अपने शील्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके बदले में उसका तलवार टूट चुका होता है। अब डैरियल को लग रहा होता है कि वो कैसे बचेगा, लेकिन उतने में उसे याद आता है कि उसने और भी चीजें सीखी थी, जैसे स्टिंग एंड थ्रो। तो वो दोनों को कंबाइन करता है और तेजी से जो पत्थर था वो सरपेंट के मुंह में दे मारता है, जिससे वो इतनी ज्यादा जोर से ब्लो होती है कि जो सरपेंट का मुंह था वही फट जाता है। और इतने ज्यादा माना को देख के जो घसीटा था वो भी शॉक्ड होता है कि आखिरकार डैरियल ऐसे कैसे कर पा रहा है। इसी के साथ जो डैरियल था उसने बहुत ही इजीली उस सरपेंट को हरा दिया होता है। नॉट सो इजीली, बट देखने में ऐसे ही लग रहा था। जो सरपेंट था उसने घसीटा को वेनम भी इंजेक्ट कर दिया था, इसी वजह से घसीटा को लग रहा होता है कि वो मारा जाने वाला है। लेकिन डैरियल उसे शांत करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, और वो कुछ हर्ब्स को निकालते हुए एंटी वेनम उसके ऊपर लगा देता है। घसीटा उससे पूछता है कि इतनी सारी चीजें तुम्हें कैसे पता। तो डैरियल बोलता है कि मैं हर एडवेंचर करने के बाद उसके ऊपर स्टडी भी करता हूँ, और कहीं ना कहीं मारिका ने मेरी काफी हेल्प की है। इस चीज से मुझे ये चीज तो पता चली कि हर चीजें आपस में कनेक्टेड होती है और कहीं ना कहीं से वो तुम्हें बेनिफिट जरूर करेगी। तो जो घसीटा था वो डैरियल की बात सुनने के बाद काफी इमोशनल हो जाता है। उतने में जो डैरियल था वो वहाँ पे इतनी मेहनत करने की वजह से डायरेक्ट बेहोश हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डैरियल था वो होश में आता है और उसके बगल में मारिका खड़ी होती है। उतने में जो घसीटा था वो वहाँ डैरियल के पास आता है और उसे बिग ब्रो कहते हुए बुला रहा होता है, जिसे देख के गिल्मस भी बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया। तो घसीटा बोलता है कि किसी महान आदमी ने मुझे कहा है कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। तो डैरियल को याद आता है कि ये चीज तो मैंने इसे कल बताई थी। घसीटा बताता है कि कल जो डैरियल ने उसकी हेल्प की है, इसी वजह से वो उनका साथ देगा हमेशा और उन्हीं के साथ सीखते हुए बड़ा होगा। जिस चीज को देख के जो मारिका थी वो भी जेलस होने लग जाती है और घसीटा को बोलती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे अभी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए डैरियल के ऊपर, क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा बिजी है। उतने में इसी बहस के बीच में जो डैरियल था वो सोच रहा होता है कि आखिरकार जो 4 जनरल्स है डीमन किंग के आर्मी में, उन सभी के साथ क्या हो रहा होगा। फिर हमें उन्हीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बासबारजा था वो इस चीज से काफी ज्यादा निराश था, क्योंकि एक जनरल उसकी इंसानों से लड़ते हुए हार चुकी होती है और वो सारा ब्लेम अपने असिस्टेंट पे लगा देती है कि उसी ने स्काउटिंग में गलती की है, जिसकी वजह से बासबारजा डायरेक्टली अपने स्काउटर्स को फिर से फायर कर देता है, सेम लाइक डैरियल की तरह। फिर वो अपने जनरल से पूछने लगता है कि आखिरकार हम लोग जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। उतने में जो एक जनरल थी वो बासबारजा को बोलती है कि जब से डैरियल गया है तब से हमारी ये और भी ज्यादा हालत खराब होते जा रहा है। कहीं ना कहीं वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो सारे काम काफी अच्छे से किया करता था और उसकी टैक्टिक्स भी अच्छी होती थी, वो हमारा ध्यान भी रखा करता था। कहीं ना कहीं ये जो जनरल थी वो पसंद करती थी डैरियल को। लेकिन इतनी ज्यादा तारीफ सुनने की वजह से डैरियल का जो किंग था बासबारजा वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि डैरियल, इस जैसा बकवास नाम मैं आज के बाद यहाँ पे नहीं सुनना चाहूंगा। फिर सीन दोबारा से डैरियल पे आ जाता है जहाँ पे घसीटा और मारिका लड़ रहे होते हैं कि कौन डैरियल को खाना खिलाएगा। फिर डैरियल बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इस पूरे दुनिया में घुल मिल जाऊंगा। फिर हमें कुछ समय बाद डैरियल दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि इस जगह में सब चीज तो अच्छा है, लेकिन जो घसीटा है वो मुझे काफी ज्यादा परेशान किया करता है, क्योंकि उस दिन के बाद से उसने मुझे डेली परेशान करना शुरू कर दिया है। वो हर चीज मुझसे शेयर किया करता है और मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है, लेकिन एक यही प्रॉब्लम नहीं है अभी मुझे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डैरियल है वो जब भी घर जाता है तो जो मारिका है वो उसे इतनी जोर से हक किया करती है कि उसकी हालत एकदम बुरी तरीके से खराब हो जाती है। डैरियल हमें बताता है कि इन दोनों के अलावा मेरी जो जिंदगी है काफी मस्त चल रही है। थोड़ी देर
बाद जो डैरियल था वो गिलमस के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि मैं आपसे इस विलेज के बारे में कुछ चीज जानना चाहता हूँ। इस जगह पे काफी सारे जो घर है वो खाली क्यों पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई तो वजह होगी। तो गिलमस बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें इसको मैप आने के बाद समझाऊंगा। फिर वो मारिका को बोलता है मैप लाने के लिए, लेकिन मारिका बहुत ही उदास एक जगह बैठी हुई होती है। तो डैरियल उसके पास जाता है और उससे उसकी वजह पूछता है। तो मारिका बोलती है कि अगर वो इतनी ज्यादा उतावली हो चुकी है कि वो आंख को डैमेज कर दे रही है तो वो सच में बहुत ही ज्यादा बुरी है और वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। तो जो डैरियल था उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, ये चीज तो होता रहेगा, तुम अपना धीरे धीरे संभाल लोगी अपने आप को। तो मारिका इस चीज से थोड़ा अच्छा फील करती है और फिर मैप ला के देती है। फिर मैप आते ही जो गिलमस था वो डैरियल को बताता है कि जो उनका विलेज है वो उसके बचपन के टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉस्परस हुआ करता था और बहुत सारे लोग इस जगह पे रहा करते थे क्योंकि इनके विलेज के पीछे वाली पहाड़ी में मिथ्रिल की माइन है। तो जो डैरियल था उनसे पूछता है कि आखिरकार ये मिथ्रिल क्या है। तो वो उसे बताते हैं कि जो मिथ्रिल है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज करते हुए काफी ताकतवर वेपन्स बनाए जाते हैं। तब डैरियल को याद आता है कि हाँ मिथ्रिल तो डीमंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि उससे एक ऐसे मैजिकल वेपन्स बनाए जाते हैं जिसमें मैजिक स्टोर किया जा सके। फिर गिलमस बताते हैं कि जब ये माइन हुआ करती थी तो इनका जो गांव था वो उस माइन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जरिया हुआ करता था। इस वजह से ही यहाँ पे काफी सारे लोग रहा करते थे और यहाँ की इकोनॉमी काफी प्रॉस्परस थी। लेकिन कुछ समय बाद इंसानों और डीमंस के बीच में इस माइन के लिए झगड़ा हो गया और जो डीमंस थे वो उसमें जीत गए। तब इंसानों ने इस गाँव से पूरा का पूरा नाता ही तोड़ दिया और ये गाँव अब एकदम शांति से पड़ा हुआ है, कोई भी यहाँ पे रहना नहीं चाहता। तो डैरियल इस चीज को जानने के बाद चुपचाप अपने कमरे में चले जाता है जहाँ पे वो सोचता है कि एक टाइम पे वो भी मिथ्रिल माइन में काम किया करता था और कहीं ना कहीं उस माइन के अंदर वो कुछ ना कुछ जानकारी रख सकता है। तो वो नेक्स्ट डे चला जाता है डायरेक्टली उस माइन के बाहर और वो छुपते हुए सोच रहा होता है कि वो अगर थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करने में काम आ गया तो थोड़ी सी माइन ले जाके गिलमस को दे देगा जिससे उनका जो गाँव है वो अच्छे से प्रॉस्पर हो पाए। लेकिन वो फिर ध्यान देता है कि अभी तो वो आर्मी में है भी नहीं तो वो तो पकड़ा जाएगा। तो छुप के अंदर घुसने का ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही वो नोटिस करता है कि इस जगह पे तो कोई भी नहीं है तो वो और भी अंदर जाता है और वहाँ पे सिर्फ उसे छोटे छोटे इस माइन के वर्कर्स दिखाई दिए जाते हैं जिन्हें वो नाम से पुकारने लगता है, एडोनिस, वेस्पर, बोर्गा और गिमलेट। और वो जो छोटे छोटे आदमी थे वो भी डैरियल को पहचान जाते हैं। फिर इसके बाद जो डैरियल था वो एक एक करके सारे जितने भी माइनर थे उन सभी को टैप करता है उनके सर पे, जिससे वो और भी खुश होते हैं। फिर बातों बातों में ही वो जो छोटे छोटे माइनर्स थे वो डैरियल को समझाते हैं कि अभी हाल ही में उन सभी को जितना वो लोग माइन किया करते थे मिथ्रिल उससे 4 गुना माइन करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि मैन पावर के हिसाब से काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग है उनके लिए और एकदम इम्पॉसिबल भी है। तो डैरियल बोलता है कि जब मैं यहाँ का इंचार्ज हुआ करता था तब तो इतने ज्यादा हार्श कंडीशन नहीं थे। तो माइनर्स बोलते हैं कि हाँ आप जब यहाँ के इंचार्ज थे तो काफी अच्छा इन्वायरमेंट हुआ करता था और आप ही एक थे जो हमें रिस्पेक्ट से हमारे नाम से बुलाया करते थे, लेकिन अब चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी है। जो बासबारजा है उसने ये ऑर्डर दिया है कि मिथ्रिल की माइन को अब 4 गुना स्पीड से बढ़ा दिया जाए। तो डैरियल सोचने लगता है कि आखिरकार ये किसने किया होगा, अगर बासबारजा ऐसा कर रहा है तो वो काफी ज्यादा गलत कर रहा है। उतने में उसको नोटिस होता है कि कोई यहाँ पे आ रहा है तो वो चुपचाप छुप जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी यहाँ पे आता है और इन सारे माइनर्स को बोलता है कि तुमने अभी तक वो काम नहीं किया जो हमने तुम्हें दिया था। मैं तुम्हें बता दूं कि जो 4th किंग ऑफ डीमन बासबारजा है उन्हें हमें ऑर्डर दिया है, तो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पे मिथ्रिल निकालना पड़ेगा। जिस पे जो माइनर्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए ये एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन वो उन्हें धमकी दे के चला जाता है कि तुम्हें ये चीज करना ही होगा, नहीं तो समझ जाओ तुम्हारे साथ हम लोग क्या करेंगे। इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान होके उनमें से जो एक माइनर था डायरेक्टली उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सारे आदमियों को बोलता है कि इन माइनर्स को जान से मार दो। तो जो डैरियल था वो सोचता है कि ये जो माइनर्स है वो तो बिल्कुल भी कॉम्बैट एबिलिटी नहीं रखते, इस तरीके से ये तो मारे जाएंगे। तो अपने छोटे मोट एकदम जो तरीके थे उससे उन सभी को सेव करने लग जाता है। फिर डायरेक्टली वो उन सभी के सामने भी आ जाता है और अपने मुंह पे एक मास्क बांधते हुए वो उन सभी को ललकारते हुए बोलता है कि पीछे हट जाओ, क्या तुम सभी का जो मैजिक है वो किसी नॉन कॉम्बैट आदमियों को मारने के लिए बना है जो कि एकदम बेगुनाह है। उतने में डैरियल को एक स्मेल आने लग जाती है तो वो सोचता है मन में कि क्या ये कोई मैजिक का स्मेल है। दूसरी तरफ जो एक माइनर था वो बोलता है कि अरे यार इस जगह पे मेरा एक अच्छा रखा हुआ था वो किसने गायब कर दिया। फिर उसके ऊपर एक फ्लावर भी बना हुआ था। तो डैरियल नोटिस करता है कि उसने जो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है उसके ऊपर भी फ्लावर बंधा हुआ है, इसका मतलब वो माइनर का कच्चा है। इस चीज को जानने के बाद जो सोल्जर्स थे वो भी उसे बोलते हैं कि तुम कहीं कोई परवर्ट तो नहीं हो। फिर डैरियल बोलता है कि मैं इस मास्क को हटाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं हटा नहीं सकता हूँ। फिर वो इन सभी को बताता है कि मैं एक ह्यूमन एडवेंचरर हूँ और मैं तुम सभी को अन्याय करने नहीं दूंगा। जो कमांडर उन सभी के साथ आया था वो डैरियल को देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारी वजह से ही ये जो छोटे माइनर्स है वो भड़क गए क्योंकि इनमें इतनी औकात ही नहीं है कि ये हमारे खिलाफ जा सके, तुम यहाँ से जल्द हट जाओ वरना हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। लेकिन डैरियल बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। तो फिर वो अपने सारे सोल्जर्स को बोलता है कि अब यहाँ पे इंसान की भी खून की नदियां बहेंगी, इसके ऊपर अटैक करो। वो सारे लोग उसके ऊपर अटैक करने का कोशिश करते हैं लेकिन जो डैरियल था वो अपने माना का यूज करते हुए उन सभी के अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा होता
है, लेकिन वो नोटिस करता है कि ये सारे सोल्जर्स थोड़े हेजिटेंट हो रहे होते हैं इन माइनर्स को मारने के ऊपर। तो वो समझ जाता है कि इन लोग को भी पता है कि किसी बेगुनाह को मारने से इनकी जो इंस्टिक्ट है वो मना कर रही है। तो फिर वो डायरेक्टली बोलने लगता है कि तुम भूल गए अपनी ट्रेनिंग को, कि तुम अगर किसी भी बेगुनाह को मारोगे तो तुम्हें सोल्जर्स की तरह ट्रीट भी नहीं किया जाएगा, इसलिए तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन जो कमांडर था वो डैरियल के ऊपर अटैक करता है और वो इन सभी को बोलता है कि तुम दुश्मन की चाल में बिल्कुल भी मत आओ, तुम उसे खत्म कर दो, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि जो लॉर्ड बाज़ है उसने मुझे ऑर्डर दिया है, और वो अगर जान गया इस चीज के बारे में तो वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। तो उसकी इस धमकी को सुनने के बाद जो सारे सोल्जर्स थे वो डैरियल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो डैरियल था, क्योंकि वो पहले से ही डीमन आर्मी में काम कर चुका है, तो वो सारे इनके जो अटैक्स थे उनको पहले से ही प्रिडिक्ट कर ले रहा होता है, और वो एक एक करके सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट करते हुए सीधा उस कमांडर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जिसे देख के वो कमांडर भी सोचता है कि ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है और इसे हमारे हर अटैक के बारे में कैसे पता है। लेकिन टाइम को ना वेस्ट करते हुए जो डैरियल था डायरेक्टली कमांडर के पास पहुंच जाता है और उसके गर्दन पे तलवार रख देता है, जिससे जो कमांडर था वो वहीं पे डर जाता है और उसे बोल देता है कि प्लीज मुझे मत मारो, यहाँ पे तो मैं डीमन किंग की आर्मी का एक मेंबर भी नहीं हूँ, मैं तो बस लॉर्ड बाज़ से एक पार्टी के समय मिला था और उन्हें मैं इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ये माइन का काम सौंप दिया। तो डैरियल इस चीज को सुन के सोचता है कि लॉर्ड बाज़ ने मुझे इसलिए निकाला क्योंकि मैं यूजलेस था, और इसे इसलिए रख लिया क्योंकि ये फ्रेंडली लगा, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। फिर वो बोलता है उस आदमी को कि देखो मैं तुम्हें ऐसे इजीली तो नहीं जाने दूंगा, और वो एक स्लैश मारते हुए उसे टकला कर देता है और उसे बताता है कि तुम्हें अपने साथियों की भी हिफाजत करनी चाहिए, तुम उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रहे थे, वो ना चाहते हुए भी तुम्हारे कहे अनुसार लड़ रहे थे, तो तुम्हें इसका भी ध्यान रखना चाहिए, और डायरेक्टली अपने लॉर्ड बाज़ को बोल देना कि अब यहाँ का जो माइन है वो डीमंस के हाथ से छूट चुका है। तो जो आदमी था वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो डैनियल की बात मान जाता है और चुपचाप यहाँ से भाग निकलता है। अपने कमांडर को यहाँ से भागते हुए देख के जो सोल्जर्स थे वो भी यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जो माइनर्स थे वो इस चीज को देख के काफी खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि जब तक हमारे साथ मास्टर डैरियल है हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, आज से आप ही हमारे इंचार्ज है और हम लोग आप ही को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट सीन में जो डैरियल था वो गिलमस के पास जाके इन सारी बातों के बारे में बताता है, जिसे गिलमस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं सुन के, क्योंकि आज से पहले जो मिथ्रिल माइन थी वो डीमंस को ही बिलोंग किया करती थी और ह्यूमंस उसका कभी भी काम नहीं ले पाए थे। लेकिन डैरियल ने बहुत ही इजीली उसका कंट्रोल ले लिया है। लेकिन डैरियल एक रिक्वेस्ट करता है गिलमस से कि वो जो सारे माइनर्स हैं उनको जिंदा छोड़ दे और उनके साथ ही यहाँ पे काम करे। तो गिलमस बोलता है ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, वो लोग तो डीमन के लिए वफादार हुआ करते थे। तो डैरियल बोलता है कि प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो गिलमस बोलते हैं ठीक है, मैं एक बार सेंटर में इसके लिए रिक्वेस्ट डाल दूंगा, तुम टेंशन मत लो। इसी के साथ काफी समय बीतता है और जो माइनर्स है वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं डैरियल की वजह से इंसानों का, और उन्हें एक गार्डियन बना दिया जाता है उस मिथ्रिल का। और जो इंसान थे हर जगह इसके बारे में जान जाते हैं कि किस तरीके से इंसानों के पास मिथ्रिल माइन के कंट्रोल आ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हुआ करता था। वो भी ये चीज को जान के काफी ज्यादा शॉक थे। देखते देखते जो डैरियल का विलेज था वो प्रॉस्पर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस जगह से फिर से मिथ्रिल की ट्रेड होना शुरू हो जाती है, जिसका पूरा क्रेडिट गिलमस डैरियल को ही देता है। जिस पर डैरियल बोलता है कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो काफी ज्यादा नॉर्मल चीज था, आप अगर सपोर्ट नहीं करते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वही जो बात लोग बोलते हैं सारा काम कर लेने के बाद। फिर जो मारिका थी वो भी यहाँ आती है खाना लेके और डैरियल से पूछती है कि क्या वो खाना खाएगा। तो डैरियल बोलता है कि हाँ मैं खाऊंगा। उतने में मारिका का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जो डैरियल था वो उसे संभालते हुए उसके पास जाता है और उसका नाम पुकारता है, जिसे सुन के मारिका खुश हो जाती है, क्योंकि इससे पहले डैरियल उसे सिर्फ मिस मारिका बोल के बुलाया करता था। इसी खुशी में वो उसे इतनी जोर से हक करती है कि वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसकी हालत फिर से खराब हो जाती है। दूसरे सीन में हम लोग बासु बारजा को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो एक ऐसे बॉम्ब को क्रिएट कर रहा था जिससे वो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर सकता था, और इसको वो मिथ्रिल की हेल्प से यूज कर रहा था क्योंकि उसके अंदर मैजिक स्टोर करने की ताकत है। और कि जो जनरल थी वो भी उसके बारे में ये चीज पूछती है, तो वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो वो पूछती है कि आप मिथ्रिल को इतने ज्यादा बड़े पैमाने पे कैसे कलेक्ट करोगे। तो बासु बारजा बताता है कि मैंने इसी वजह से वो जो मिथ्रिल माइन थी उसके वर्कर्स को 4 गुना काम करने के लिए बोला है, और वैसे भी वो एक लौता ऐसा सबूत है जिससे डैरियल की कामयाबी को एहसास होता है लोगों को। और जब से डैरियल यहाँ से गया है तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है उन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने में। तो वो जनरल बताती है कि मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहती थी। दरअसल जो मिथ्रिल माइन है उसका कंट्रोल फिर से इंसानों को मिल गया है। इस चीज को सुन के जो बासबारजा था वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। फिर जनरल एक और बात बोलती है कि जो असली डीमन किंग है यानी कि उनके सारे लॉर्ड वो भी आपके बारे में कंप्लेन करना चाह रहे हैं। तो बासबारजा को ना चाहते हुए उनके सामने चला जाना पड़ता है, और वो जैसे ही उसके सामने जाता है तो जो असली लॉर्ड थे डीमन के वो उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम वो बॉम्ब बनाना बंद करोगे कि नहीं। तो बासबारजा बोलता है कि मैंने वो बॉम्ब बनाना बस कंप्लीट कर ही लिया है, आप देखिएगा वो बॉम्ब सच में ज्यादा ताकतवर निकलेगा हमारी लड़ाई के लिए। लेकिन वो जो लॉर्ड था वो उसे बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हारे जो फादर थे वो सच में ज्यादा अच्छा हुआ करते थे, और मुझे ये बताओ कि जो इंसान है उसको मिथ्रिल माइन
दोबारा कैसे मिल गई? तुम इतने ज्यादा अच्छे से काम बिल्कुल क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं तो चाहता हूँ कि तुम उस डैरियल की हेल्प लो, क्योंकि जब से वो तुम्हारे फादर के साथ आया था तो तुम्हारे फादर की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई थी। डैरियल सच में काफी ज्यादा गिफ्टेड है। डैरियल की तारीफ सुनते ही लॉर्ड के मुंह से जो पास बारजा था काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चुपचाप गुस्से से यहाँ चले जाता है। जो लॉर्ड थे उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि बास बारजा ने डैरियल को निकाल दिया है और वो सोच रहे होते हैं कि वो किस तरीके से अब उसकी हेल्प लेगा। फिर हमें दोबारा से डैरियल के विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मारिका थी वो डैरियल से बात कर रही होती है कि किस तरीके से उसका एक सपना है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हों, जिसे सुनकर डैरियल थोड़ा शॉक्ड होता है। तो मारिका बोलती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करेगी, लेकिन डैरियल उसे बोलता है कि ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? जिसमें मारिका उसे बोलती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि क्या आप मुझसे शाह, लेकिन वो पूरी बात बोल ही पाती कि उतने में जो गशीटा था उसके लड़ने की आवाज डैरियल को सुनाई दे जाती है। तो मारिका को बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकती हो, मुझे घसीटा को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। तो जो मारिका थी उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, रात में खाना बहुत ही अच्छा मैं बनाने वाली हूँ, तो आप जरूर आइएगा। डैरियल जाते हुए मन में सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जो मारिका है वो मुझसे कुछ भयानक सा कहने वाली है, लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। फिर हमें घसीटा को दिखाया जाता है जो कि सारे एडवेंचरर से लड़ रहा होता है। दरअसल इस जगह पे दूसरे विलेज के एडवेंचरर आए हुए थे, जो कि जो डैरियल का विलेज है उसके एडवेंचरर को झूठा बोल रहे होते हैं। तो उसी वजह से घसीटा उनसे लड़ रहा होता है। तो डैरियल उनको जाके बोलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो वो लोग बोलते हैं कि हमने सुना था कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही एडवेंचरर हैं और दोनों डी रैंक के ही हैं, और तुम लोग ऐसा क्लेम कर रहे हो कि तुमने मिथ्रिल माइन का फिर से अपना कब्जा पा लिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने बस झूठ से ही बताया है सारे लोगों को। तो डैरियल बोलता है कि हम बस लकी हो गए थे। तो एडवेंचरर बोलता है कि हाँ, ये मैं सुनना चाहता था। तो अपने औकात में ही रहा करो और सारे जितने भी बात है उसको ज्यादा अपने आप को बड़ा मत समझा करो। और इतना बोलते ही वो यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो घसीटा के लिए डैरियल को बोल के जाता है कि इसके गले में पट्टा बांधो, ये बहुत ही ज्यादा भौंकता है। तो डैरियल इस चीज को सुन के गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम बगल वाले विलेज के एडवेंचरर हो ना? मैंने सुना था कि जो सरपेंट था जो हमारे गांव में भाग के आया गया था, उसे पकड़ने की जानकारी तुम्हें ही मिली थी और तुम्हें उसे संभालना था, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो हमारे गांव में आ गया। और तुम्हें मैं बता दूं, जिसे तुम पट्टा बांधने के लिए कह रहे हो ना, वही वो पहला एडवेंचरर था जिसे उस सरपेंट को देखा था, तो तुम उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल सकते। घसीटा जैसे ही देखता है कि डैरियल उसको डिफेंड कर रहा है तो वो और भी ज्यादा फैन हो जाता है उसका। दरअसल इस जगह पे वो जो एडवेंचरर थे जो कि तंग कर रहे होते हैं डैरियल को, उनका नाम था फिटबिटन। और जो फिटबिटन था वो कंट्रोल चाह रहा होता है उस पूरे माइंस का, और वो नीचे दिखाते हुए डैरियल को ये भी बोल के जा रहा होता है कि तुम सभी सिर्फ हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए बने हुए हो, तो माइंस का काम हमें दे दो और चुपचाप अपना ये सारा काम करो। जिसपे घसीटा भी बोलता है कि तुम सभी को पता नहीं होगा कि जो सरपेंट तुमसे छूट गया था उसे मारने वाला डैरियल ही है। डैरियल इस चीज को सुन के मन में सोचता है कि लगता है यार लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन फिटबिटन के जितने भी साथी थे वो डैरियल की इस चीज को सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और उसे अपने सर पे चढ़ाते हुए उछालना शुरू कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और जो डैरियल था वो मारिका के घर पे खाना खाने के लिए आया होता है, जहाँ पे घसीटा उसे बताता है कि फिटबिटन डैरियल की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था, जिसे सुन के मारिका गुस्सा हो जाती है और बोलती है तलवार निकालते हुए कि आज मैं उसे खत्म कर दूंगी। लेकिन गिलमस बोलता है कि कोई बात नहीं, एडवेंचरर्स के बीच में ये चीज होते ही रहता है, तुम शांत हो जाओ। लेकिन मारिका बोलते है कि नहीं, मैं किसी भी एडवेंचरर को मेरे हस्बैंड की बेइज्जती करने नहीं दूंगी। डैरियल ये चीज सुनते ही उसे बोलता है कि क्या कहा तुमने? तो मारिका बोलती है कि नहीं, मेरा मतलब हस्बैंड नहीं, फ्यूचर हस्बैंड था। लेकिन वो शर्माते हुए यहाँ से भाग जाती है। उतने में जो घसीटा था वो काफी ज्यादा नशे में आ चुका था, तो वो डैरियल को बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपने बड़े भाई से शादी करूंगा, यहाँ पे और कोई नहीं शादी करेगा इनसे। जिसपे गलती में जो डैरियल था उसके मुंह से गिलमस के लिए फादर निकल जाता है, जिसपे गिलमस बोलता है कि प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। जिसपे डैरियल बोलता है कि नहीं, मैं ये चीज नहीं कहना चाहता था। लेकिन उतने में ही इस जगह पे सेंट्रल किंगडम से एक आदमी आ जाता है जो कि डैरियल को बोलता है कि जो माइन है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है। दरअसल जितने भी माइनर्स हैं वो मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ नेगोशिएशंस के लिए, तो वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वो सिर्फ डैरियल की बात सुनेंगे। वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डरे हुए हैं, तो क्या तुम हमारी हेल्प करोगे उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए? और वैसे भी वो तुम्हें इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं? तो डैरियल बोलता है कि वो मुझे अपना सेवियर समझता है क्योंकि मैंने उन्हें डीमन से बचाया था। तो जो डैरियल था वो उस आदमी से पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे बताओगे कि अगर जो माइनर्स है उनने तुम्हारी बात मानने से मना कर दिया तो तुम क्या करोगे उनके साथ? तो बोलता है कि देखो, माइनर्स के साथ नेगोशिएशन हमारा एसेंशियल पार्ट है, लेकिन फिर भी वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं तो हम उनके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। तो डैरियल बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन में ये सारे लोग पहुंच जाते हैं उसी माइन के अंदर, जहाँ पे डैरियल डायरेक्टली उन माइनर्स को बोलता है कि प्लीज इनकी बात सुन लो। उसके एक वर्ड से ही वो सारे लोग उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देख के वो आदमी शॉक्ड होता है। फिर जैसे ही बाहर आते हैं माइन से तो डैरियल फिटबिटन और बाकी सारे उसके साथियों से भी मिलता है और उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिटबिटन बताता है कि वो लोग इस जगह पे बॉडीगार्ड की ड्यूटी करने के लिए आए हैं। उतने में ही आसमान में डीमन किंग की आर्मी अनाउंस करती है माइनर्स के लिए कि उन्हें माफ कर दिया गया है डीमन किंग के द्वारा। अगर वो फिर से भी चाहते हैं डीमन किंग के साथ आने
बचाने के लिए तो वो आ सकते हैं। डैरियल इस आवाज को सुन के तेजी से अपने माना फ्लो को अपने बॉडी में रैप करता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। डैरियल बोलता है कि मैंने एक चीज डिस्कवर की है कि अगर मैं अपने माना को अपने हथियार की जगह अपने शरीर पे रैप करूंगा तो मैं बहुत ही तेजी से भाग सकता हूँ। और वो तेजी से उसी आवाज के पास पहुंच जाता है जहाँ पे उसे बहुत सारे सोल्जर्स मिलते हैं डीमन आर्मी के। वो उसे देखते ही भागने लगते हैं, लेकिन डैरियल अपना असली चेहरा दिखाता है जिसे उनका साथी पहचान लेता है और वो तेजी से आके डैरियल को हक कर लेता है और उसे बोलता है कि डैरियल मेरे साथी, तुम जब से चले गए हो तब से जो डीमन आर्मी है वो बहुत ही ज्यादा डिटोरेट हो रही है। और इस आदमी का नाम होता है लिजेट। तो जो डैरियल था उसे बोलता है कि मैं सच बताऊं तो एक इंसान हूँ। और इसके बाद सारी A to Z जो बातें थी वो लिजेट को बता देता है और उसे बोलता है कि प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताना। तो लिजेट बोलता है ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। वैसे भी आजकल जो बसबारजा है वो बहुत ही ज्यादा गाली सुन रहा है हमारे डीमन लॉर्ड से और उसके ऊपर काफी ज्यादा सख्त एक्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो गुस्से में जितने भी लोग उसके अंडर में हैं उन सभी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा है। तुम जब हमारी टीम में हुआ करते थे तो तुम उसकी सारी बातें सुना करते थे, जिसकी वजह से सारे जितने भी काम थे वो काफी स्मूथ फ्लो में हुआ करते थे, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। वैसे भी मैं यहाँ डायरेक्ट डीमन लॉर्ड के कहने पे आया हूँ, उन्होंने माफ कर दिया इन सारे माइनर्स को और इन्हें दोबारा चांस देने के लिए कहा मुझे। लास्ट में जो लिजर्ड था वो रिक्वेस्ट भी करता है डैरियल से कि प्लीज उनकी टीम में दोबारा से आ जाओ, लेकिन डैरियल उसकी बात को मना कर देता है क्योंकि उसे डीमन किंग के द्वारा निकाला गया था और साथ ही साथ टॉप 4 जनरल्स भी उसके साथ थे, जिसपे लिजर्ड बोलता है कि टॉप 4 नहीं, उसमें से एक जनरल तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन फिर भी जो डैरियल था उसे बोलता है कि नहीं, अब मैंने जब से जाना है कि मैं एक इंसान हूँ और इंसानों ने मुझे दोबारा से अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया है, तब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। जिसे जैसे ही लिजर्ड जानता है कि डैरियल यहाँ नहीं मानेगा उसकी बात, तो वो उसके ऊपर मैजिक करते हुए पकड़ने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊंगा क्योंकि हमें तुम्हारी सच में बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन डैरियल अपने तलवार के स्लैश से उसके इस बैरियर को तोड़ देता है और उसे बोलता है कि देखो यहाँ पे मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक प्लान जरूर है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट सीन में जो डैरियल था वो डायरेक्टली ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव के पास चला जाता है और उसे बोलता है कि हम लोग अपने जो मिथ्रिल माइन है उससे मिथ्रिल निकाल के डीमंस को बेच सकते हैं, जिसे सुन के वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। डैरियल डायरेक्टली जो लिजर्ड है उसको डीमन रिप्रेजेंटेटिव बना के लेके आ चुका होता है और बताता है कि देखिए अगर हमने मिथ्रिल बेचा नहीं डायरेक्टली डीमंस को तो वो लोग हम पे जंग कर देंगे इस माइन के चक्कर में, जिसकी वजह से हमें भी डैमेज होगा और इन्हें भी डैमेज होगा और लास्ट में जो सप्लाई है उसका भी लॉस होगा, जिसपे थोड़ा बहुत जो ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव था वो हेजिटेंट हो रहा होता है। तो डैरियल उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम लोग जो डीमंस है उनको 4 गुना प्राइस में मिथ्रिल बेचेंगे। तो बोलता है कि क्या डीमंस 4 गुना प्राइस में क्यों खरीदेंगे हमसे, जिसपे लिजर्ड बताता है कि हमें मिथ्रिल की काफी ज्यादा जरूरत है और हमें उसके स्टॉकिंग करनी है, इसलिए हम लोग 4 गुना प्राइस भी देने के लिए तैयार है। इन सारी बातों को सुन के जो फिटबिटन था वो बीच में बोल उठता है कि मैं इन सारी चीजों के अगेंस्ट हूँ। जो डीमंस है वो हमसे अब डायरेक्टली खरीदना चाहते हैं मिथ्रिल, क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं रहा है मिथ्रिल का, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और इतना बोलते ही वो लिजर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उतने में जो डैरियल था वो बीच में आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है और बोलता है लिजर्ड को बचाते हुए फिटबिटन को कि अगर आप लोग चाहते हो कि खून खराबा ना हो तो हमारे पास बस एक यही चारा है। तो जो फिटबिटन था वो उस लॉर्ड को बोलने लगता है कि हमें इसकी बात नहीं सुननी चाहिए, जिसपे वो लॉर्ड गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम बस एक बॉडीगार्ड हो, तो बीच में बोलने का तुम्हें हक किसने दिया। तो फिटबिटन इस चीज से गुस्सा होते हुए शांत हो जाता है। फिर जो लॉर्ड था वो डैरियल को बोलता है कि तुम बताओ। तो डैरियल बोलता है कि मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा सही होगा ह्यूमंस और डीमंस के बीच में एक ट्रेड करना। जिसे कुछ देर सोचता है वो लॉर्ड और वो बोल देता है ठीक है, मैं इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिसे सुन के डैरियल और लिजेट काफी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो लिजेट था वो डैरियल को थैंक्स कह रहा होता है क्योंकि उसी की वजह से इस जगह पे जो ह्यूमंस और डीमंस के बीच की लड़ाई है वो टल पाई है। जिसपे डैरियल बोलता है कि नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो ह्यूमंस और डीमंस के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्मूथली नहीं जा पाता, क्योंकि दोनों तरफ से जो लोग हैं वो एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं। वैसे भी अगर लॉर्ड ग्रैंडवेर्जा मुझे अडॉप्ट नहीं करते जब मैं छोटा हुआ करता था तब तक तो मैं यहाँ पे मारा ही जाता, इसलिए मैं काफी ग्रेटफुल हूँ डीमंस का। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ह्यूमंस और डीमंस दोनों साथ मिलकर रहें। नेक्स्ट सीन में हम लोग लॉर्ड को देखते हैं जो कि डैरियल को बोल रहा होता है कि इस पूरे जगह पे जो मिथ्रिल की माइन है उसका वर्कशॉप काफी लंबे समय से बंद पड़ा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको फिर से चालू करो। तो डैरियल वही चालू करने चला जाता है, लेकिन जैसे ही उस जगह पे वो पहुंचता है तो वो देखता है कि जो फिटबिटन है वो वहाँ पे पहले से ही कुछ काम कर रहा होता है। जो फिटबिटन था वो डैरियल को देख के काफी अजीब सा मुंह बनाता है और डैरियल सोचता है कि ये लोग आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हैं। जो डैरियल था वो कुछ कहता ही फिटबिटन को कि उतने में जो फिटबिटन था उसे कहता है कि दरअसल तुम सभी के जो माइंस है उसके वर्कशॉप के अंदर मैंने एक ब्लैकस्मिथ को अपने गांव से बुला लिया है, वैसे भी तुम एक ब्लैकस्मिथ को बुला तो नहीं पाते ना। तो डैरियल बोलता है कि हाँ मगर, लेकिन उतने में फिटबिटन बोलता है कि तुम रैंक डी के एडवेंचरर हो और मैं रैंक बी का, तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मानोगे। तो डैरियल कुछ बोल नहीं पाता है। ये सारी बातें वो गिल्मस को जाके बताता है, जिसमें गिल्मस बोलता है कि देखो वो बिल्कुल भी तुमसे ज्यादा गुस्सा नहीं है, क्योंकि मिथ्रिल के माइन होने की वजह से इंसानों को पूरी तरीके से फायदा है, इसलिए वो भी
भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इंसानों के पास ही इसका एक्सेस रहे, बस वो इसलिए गुस्सा है कि तुम्हारी वजह से उनकी जॉब चली गई है। तो डैरियल बोलता है कि हाँ ये तो सच्चाई है। इसी बातों के बीच में जो मारिका थी वो डैरियल के पास चली आती है और उसे जोर से पकड़ते हुए बोलती है कि एक जो बूढ़ा आदमी है वो उसे तंग कर रहा है, जिसे सुन के डैरियल बोलता है कि उसे तो मरना पड़ेगा। वो जैसे ही जाके देखता है तो बूढ़ा आदमी पहले से ही मरा हुआ होता है, लेकिन वो उसका खून नहीं होता। दरअसल उसने टमाटर से चारों तरफ अपने खून फैला दिया होता है। खड़ा होते हुए बोलता है मारिका को कि तुम एक बकवास से एडवेंचरर को अपने साथ लेके आ गई हो, जिसपे मारिका बोलती है कि ये बकवास से नहीं है। तो वो आदमी बोलता है कि इसके पास तो ढंग की तलवार भी नहीं है, ये क्या मेरा कुछ बिगाड़ेगा। जिसपे मारिका बोलती है कि इसी बकवास तलवार से इसने अच्छे अच्छे जानवरों को मारा, तो तुम इनके काबिलियत को बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते। जिसपे वो आदमी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मैं किसी को भी अपने हाथ से पकड़ते हुए उसके ऑरा को जज कर सकता हूँ। और वो ये चीज डैरियल के हाथ को पकड़ के जज करने लग जाता है और वो जानता है कि डैरियल चारों जितने भी गुण है उसमें पूरी तरीके से एकदम फुलफिल आदमी है, जिसे जान के वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और वो बोलता है कि डैरियल तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि वो एक ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम स्मिथ है और वो चाहता है कि वो मिथ्रिल की माइन के जो वर्कशॉप है उसमें काम कर सके। तो डैरियल बोलता है कि देखो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन बगल वाले जितने गाँव है उस जगह से ब्लैक स्मिथ को हमने पहले ही मंगवा लिया है, वो शायद से तुम्हारी बात नहीं माने। तो स्मिथ बोलता है कि मैं उनकी सारी जितने भी बात है उसको मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा और मैं उन्हें मना लूंगा, तुम टेंशन मत लो। जिसपे डैरियल बोलता है ठीक है ऐसा कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट सीन में जो स्मिथ था वो डायरेक्टली फिटबिटन के पास जाके उसके चरणों में गिर जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे काम कर लेने दो, अगर मैं यहाँ काम नहीं किया तो मेरे को उल्टी आ जाएगी। जिसे सुन के फिटबिटन बोलता है अरे ठीक है जाके तुम काम कर लो, हम तुम्हें एक जगह से मौका दे देंगे। डैरियल मन में सोचता है कि इसी रिक्वेस्ट के बारे में वो बात कर रहा था क्या, लेकिन कहीं ना कहीं जो मारिका थी उसे शक था कि स्मिथ नाम का कोई भी ब्लैक स्मिथ के बारे में वो नहीं जानती। जिसपे स्मिथ उसे बोलता है कि तुम शक मत करो, मेरे पास सेंट्रल से ऑर्डर है। और उस लिस्ट को पढ़ते हुए डैरियल बोलता है कि हाँ ये सच कह रहा है। फिर वर्कशॉप के अंदर जैसे ही स्मिथ पहुंचता है तो वो देखता है कि ये सारे जितने ब्लैक स्मिथ है वो तो नौसिखिए हैं, इन्हें तो ढंग से मिथ्रिल को माइन भी करना नहीं आता। दरअसल मिथ्रिल को फॉर्ज करने का एक अलग ही तरीका है, वो उसको भट्टी के अंदर डालता है और डैरियल को बोलता है कि जल्द से जल्द जितना भी लाइट का एक्सेस है उसे बंद कर दो। तो डैरियल वैसा ही करता है और खिड़कियां बंद कर देता है। फिर वो स्मिथ बोलता है कि मिथ्रिल को अच्छे से फॉर्ज करने के लिए टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, अगर कम या ज्यादा जरा सा भी हो गया तो मिथ्रिल राख बन जाएगा। फिर वो कुछ तिगड़म लगाते हुए अपनी अच्छी सी टेक्निक का यूज करते हुए मिथ्रिल से एक ताकतवर तलवार को बना लेता है और वो डैरियल को उस तलवार को यूज करने के लिए बोलता है और उसे बताता है कि अपना माना इसके अंदर डालो। तो डैरियल जैसे ही वो चीज करता है और एक स्लैश पेड़ के ऊपर डालता है तो वो मक्खन की तरह कट जाता है और डैरियल बोलता है कि ये तो सच में ज्यादा ताकतवर बन गया। तो स्मिथ बताता है कि जो मिथ्रिल है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मानस को अब्सॉर्ब करती है, जिसका यूज करते हुए तुम काफी अच्छे से अटैक कर सकते हो। उतने में जो फिटबिटन था वो पीछे आ जाता है और वो जो स्मिथ था उसे माफी मांगने लगता है कि मैं पहले से आपको नहीं जानता था, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे हमें ट्रेन करने में। जिसमें स्मिथ उसे बहुत ही भद्दे तरीके से रिजेक्ट कर देता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा और चुपचाप डैरियल के साथ निकल जाता है। जिसे देख के जो फिटबिटन था और भी ज्यादा डैरियल पे गुस्सा हो जाता है। रास्ते में जो स्मिथ था वो डैरियल से उसकी तलवार वापस मांगता है। तो डैरियल उसे बोलता है कि ये तलवार आप मुझे नहीं देंगे। तो स्मिथ बोलता है कि पागल हो क्या, ये बकवास सी तलवार तुम नहीं बिलोंग करते हो। बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं एक ऐसी हथियार को बनाऊं जो ना कि तलवार हो, ना बो और ना ही किसी तरीके का हथियार हो। वो एक ऐसा बीच में प्रॉपर्टी डिजर्व करेगा जो कि कोई इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। और तुम्हें देखने के बाद मैंने सोच लिया कि मैं क्या बनाऊंगा, तुम बस कुछ समय यहाँ पे मेरा इंतजार करो। तो डैरियल उन्हें बोलता है कि आपने अभी जो फिटबिटन है उसको नाराज किया है और जो वर्कशॉप है वो उसी के अंडर में आता है, तो आप कैसे काम कीजिएगा। तो स्मिथ बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, उस समय पे मैंने थोड़े से जो मिथ्रिल थे उसे चुरा लिया था, जिससे मेरा काफी समय तक काम चल जाएगा। जो स्मिथ था उसने जो अपनी एक मशीन थी उसको भी खरीद के रखा हुआ था, जिसका यूज करते हुए मिथ्रिल को फॉर्ज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम बस ये थी कि उसको चलाने के लिए मैजिक की जरूरत है। तो डैरियल बोलता है कि ठीक है मैंने लिजेट को बुला लिया है जो कि मैजिक में हमारी हेल्प कर देगा। तो स्मिथ बोलता है कि ये तुम्हारा वही दोस्त है ना जो कि डीमन है। फिर लिजेट उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हारी बस एक ही हथियार बनाने में हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि डीमन रूल बुक के हिसाब से मैं इंसानों की ज्यादा मदद नहीं कर सकता। तो स्मिथ बोलता है कि मुझे बस एक ही वेपन बनाना है, और वैसे भी अगर कोई ब्लैक स्मिथ एक बार मिथ्रिल से फॉर्ज करना सीख जाए तो वो कभी भी स्टील के साथ फॉर्ज नहीं करेगा। इसके बाद जो लिजेट था वो अपने मैजिक का यूज करते हुए स्मिथ की मशीन को चालू कर देता है। उतने में जो डैरियल था उसको फिटबिटन बुलाता है और वो जब चला जाता है उसके सामने एक अनजान से जंगल में, तो फिटबिटन उसे बोलता है कि डैरियल मैं तुमसे एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे गाँव को अब
एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तुम्हारे क्रेडिट को भी खाया जा रहा है। जो सेंट्रल गिल्ड है वो तुम्हारे जितने भी माइंस है मिथ्रिल के उसका कंट्रोल पाना चाहती है, और खोजा तो तुम्हारे गाँव ने है। तो ये चीज तो गलत हुई ना। अगर तुम हमारे गाँव से मिल जाते हो तो हम साथ में मिलके यहाँ पे उस चीज के पीछे बगावत कर सकते हैं। तो डैरियल उसे बोलता है कि देखो मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, अगर सेंट्रल गिल्ड ये चाहती है तो वो कर सकती है। वैसे भी मैं उस इंसान से हाथ नहीं मिलाना चाहूंगा जिसने मेरे दोस्तों को कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की हो। तो इस चीज को सुनकर जो फिटबिटन था वो गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने ग्लव्स को उतारता है और डैरियल को उसे पकड़ के देने के लिए कहता है। तो डैरियल वैसा ही करता है। दरअसल ये एक सिंबल था डुएल के चैलेंज के लिए। जो फिटबिटन था उसने डैरियल को डुएल के लिए चैलेंज कर दिया था, और ये सारी बातें जाके डैरियल सबको बताता है। दरअसल यहाँ पे जो फिटबिटन है वो माइंड का कंट्रोल खुद चाहता है। तो जो मारिका थी वो बोलती है कि डैरियल क्या जीत सकता है फिटबिटन से। तो गिल्मस बोलता है कि फिटबिटन बी रैंक का है और डैरियल डी रैंक का। ये एक ऐसा कंपैरिजन है जिसमें एक चूहे को बिल्ली से लड़ाया जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये फेयर कंपटीशन है, क्योंकि इस डुअल में अगर कोई किसी को मार भी देता है तो उसे कोई भी सजा नहीं होगी। इसलिए जो डुअल होता है उसको रिवेंज लेने के लिए यूज किया जाता है। जो लिजेट था वो पूछता है गिल्मस से कि क्या होगा अगर कोई हार मान जाता है। तो गिल्मस बोलता है कि तो कुछ नहीं होगा, उसकी जान तो बच जाएगी, लेकिन बदले में हमें फिटबिटन को अपने माइंड को सौंपना पड़ेगा। तो जो घसीटा था वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग पहले भी माइंड के बिना रह रहे थे, लेकिन बड़े भाई की जान हमारे लिए ज्यादा कीमती है, हम लोग उस माइंड को दे देते हैं। जिसपे गिल्मस भी तैयार हो जाता है, लेकिन डैरियल बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे लड़ाई करूंगा। उतने में स्मिथ उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा कि किस तरीके से तुम मिथ्रिल के वेपन को यूज कर सकते हो। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैरियल काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है, और मारिका उसे बोलती है कि कल मैं आपका फेवरेट स्ट्यू बनाऊंगी, जब आप लड़के आएंगे तो प्लीज जिंदा लौट के आना। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैरियल तैयार होता है फिटबिटन से लड़ने के लिए। फिटबिटन ने भी अपने साथियों का यूज करते हुए काफी तगड़े मिथ्रिल के वेपन्स बनाए होते हैं, और वो बोलता है डैरियल को कि अपना भी वेपन दिखा। तो डैरियल एक छोटा सा चाकू निकालता है, जिसे देख के फिटबिटन हंसने लगता है कि तुमने उस बुड्ढे से ये बकवास से हथियार बनवाए हैं। फिर जो गिल्मस था वो यहाँ रूल बताता है कि दोनों एक दूसरे से तब तक लड़ेंगे जब तक कोई एक हार नहीं मान जाता, या फिर कहीं भी मैं मुसीबत को देखूंगा तो मैं वहीं पे लड़ाई रोक दूंगा। फिर ये लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे डैरियल स्टार्ट होते ही एक इतना स्पीड अटैक करता है कि जो फिटबिटन का एक आर्मर होता है वो टूट जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। तो फिटबिटन उसे बोलता है ये तुमने क्या किया। तो डैरियल बोलता है अगर तुम देख नहीं पाए तो हार मान लो। लेकिन फिटबिटन गुस्सा होते उसे लड़ने लग जाता है, लेकिन डैरियल उस पर हावी पड़ने लग जाता है। डैरियल के चाकू में खास बात थी कि वो एक्सपैंड हो सकता था। देखते देखते अपने वेपन के शेप एंड साइज को चेंज करके जो डैरियल था वो बहुत ही इजीली जो फिटबिटन के सारे आर्मर थे उन्हें तोड़ देता है और उसके वेपन को भी तोड़ देता है, जिसे देख के जो मारिका और घसीटा थे वो शॉक थे कि ये कैसे हो गया। तो स्मिथ उन्हें बताता है कि मैंने एक ऐसा वेपन बनाया है जिसके अंदर डैरियल अपने माना को यूज करते हुए उसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, और जिस तरीके का डैरियल का माना है वो बहुत इजीली ये काम कर पा रहा है। फिर जो गिल्मस था वो फिटबिटन को बोलता है कि तुम्हारा वेपन यहाँ टूट गया तो अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन फिटबिटन बोलता है कि नहीं, और वो अपने अंदर से एक तगड़ा जो स्वॉर्ड था वो निकालता है और डैरियल को बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चलेगी, मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। तो डैरियल अपने हथियार को विप में कन्वर्ट करता है और बोलता है कि वो मेरी गलती नहीं थी, तुम मेरे दोस्तों को चोट पहुंचा रहे थे तो वो मेरा कर्तव्य था। और फिर इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डैरियल का अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि जो फिटबिटन है वो बहुत ही दूर जाके घर तोड़ते हुए गिर जाता है, जिसकी वजह से जो डैरियल था वो ये ड्यूल को जीत जाता है। ड्यूल कंप्लीट करते ही जो डैरियल था वो बेहोश हो जाता है और मारिका उसको संभालती है। नेक्स्ट सीन में जो लॉर्ड था वो माफी मांग रहा होता है डैरियल से, और सारे जितने भी फिटबिटन के साथी थे उनको भी वो पकड़ के लाया होता है, और वो बोल रहा होता है कि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे से जो दोस्ती है वो हमारी टूटे, हम लोग फिटबिटन के सारे साथियों को काफी तगड़ी सजा देंगे। जिसपे डैरियल बोलता है कि मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम फिटबिटन को ये सजा दे सकते हो कि जितने लोगों का इनकी अटैक की वजह से घर टूटा है वो इन्हें रिपेयर करे। तो लॉर्ड बोलता है कि बस इतनी से सजा। तो डैरियल बोलता है कि हाँ, वैसे भी इनकी गलती नहीं थी, ये भी अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे। तो जो लॉर्ड था वो उसकी इस सजा के लिए मान जाता है, और फिटबिटन को भी रियलाइज होता है कि वो कितना ज्यादा गलत था। फिर जो लॉर्ड था वो डैरियल को बोलता है कि देखो, तुम्हारे साथ एसोसिएशन हमारे लिए काफी जरूरी है, तुम्हारी वजह से जो माइनर्स थे वो हमारी बात मान रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ कि क्या तुम सेंटर गिल्ड में काम करना चाहोगे। और दूर से जो मारिका थी वो भी इस बात को सुन रही होती है और वो काफी निराश हो जाती है इस चीज को सुन के। फिर शाम का समय होता है जहाँ पे जो डैरियल था वो सोना बात ले रहा होता है, और उसी भी जो डैरियल था वो उसी बारे में सोच रहा होता है कि उसे सेंटर गिल्ड ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे काफी सारी नई चीजें जानने को भी मिलेंगी और हो सके तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में भी जान पाएगा। उतने में जो मारिका थी वो उसके बगल में आके बैठ जाती है और डैरियल को लगता है कि ये घसीटा है, लेकिन जैसे उसे रियलाइज होता है कि ये मारिका है तो वो काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है। अपने आप को इस पोजीशन में देख के जो डैरियल था वो काफी ज्यादा एकदम एम्बेरस हो जाता है, लेकिन जो मारिका थी उसे बोलती है कि मैं आपसे जानना चाहती थी कि क्या आप सेंटर गिल्ड में जाना चाहेंगे। जिसपे डैरियल थोड़ा शांत होता है कि मारिका इस चीज को पूछने के लिए आई है। फिर वो बोलता है कि मैं अभी उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। जिसमें मारिका बोलती है कि आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो आप सच में बहुत ही ज्यादा नाम कमाएंगे, क्योंकि आपके आने की वजह से हमारा जो पूरा गाँव है वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस हुआ है। हमारे जो फादर है और सारे जितने भी दोस्त हैं वो आपसे काफी ज्यादा खुश हैं। आप अपने टैलेंट को काफी ज्यादा अच्छे से
से भी यूटिलाइज कर सकते हैं उस जगह पे जाके, और मैं भी काफी ज्यादा खुश होंगी कि आप वहाँ चले जाए तो। लेकिन डैरियल कुछ देर सोचता है और फिर मारिका को बोलता है कि नहीं, इस जगह पे आप सभी ने मुझे काफी ज्यादा प्यार दिया है, और वैसे भी मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ स्ट्यू भी खाना चाहता हूँ। जिसे सुन के जो मारिका थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और फिर ये दोनों में थोड़ा बहुत एकदम प्यार भरी नजरें अट्रैक्ट होती है और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। मतलब ये दोनों अब रिलेशन में आ चुके हैं। जिसके बाद जो डैरियल था वो बताता है हमें कि मुझे एक और रीजन मिल गया इस लक्स विलेज में रहने का। नेक्स्ट सीन में हम लोग बास बारजा को देखते हैं जो कि अपने फादर से मिलने के लिए आया होता है, जहाँ पे उसके फादर एक मैजिक को परफॉर्म कर रहे होते हैं। उतने बास बारजा उनसे पूछता है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि दरअसल मेरी जो वॉन्ड ह्यूमन हीरो के द्वारा दी गई थी उससे ये ठीक हो सकता है। फिर ये दोनों खाने के लिए आराम से बैठते हैं, जहाँ पे जो ग्रैंड बारजा था जो कि डैरियल को अडॉप्ट किया था वो बास बारजा से पूछता है कि आखिरकार क्या हालचाल चल रहा है सारे ऑपरेशंस का। जिसपे बास बारजा बोलता है कि सब चीज बहुत ही बढ़िया चल रहा है डैड। फिर वो डैरियल के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा है। वैसे भी जब से वो मेरे साथ आया था तो काफी ज्यादा लोग ने मेरी तारीफ करना शुरू कर दिया था, और वो एक तरह से मेरा लक था। लेकिन जब मैंने रिटायरमेंट अनाउंस की तब सारे लोग शॉक थे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पावरफुल था कि मेरे जाते ही जो डीमन किंग की आर्मी है वो कमजोर पड़ सकती थी। लेकिन मैंने यहाँ पे भरोसा दिलाया डैरियल को इंट्रोड्यूस करके, क्योंकि उसके रहने के वजह से जितने भी फोर्स जनरल थे उनको काफी अच्छा मैनेजमेंट का एहसास हो रहा था। मुझे लगता है कि तुमने अच्छे से उसका ख्याल रखा होगा। तो जब बास बारजा था वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ डैड, मैंने काफी अच्छे से संभाल के रखा है सारे लोगों को। तो जो ग्रैंड बारजा था वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि डैरियल मेरा अच्छा सा लक था इसलिए मैंने रिटायरमेंट के टाइम पे अपनी गद्दी देते हुए तुम्हें डैरियल को भी सौंपा था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरा लक है वो तुम्हें भी ट्रांसफर हो जाए। क्या तुमने उसे अच्छे से रखा हुआ है ना पक्का? तो बास बारजा फिर भी झूठ बोलता है कि हाँ, मैंने उसे संभाल के रखा हुआ है डैड, आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले। जिसे देख के जो ग्रैंड बारजा था वो फाइनली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टेबल को जोर से पकड़ते हुए सीधा बास बारजा की ओर पटक देता है और उसे एक जोरदार मुक्का भी देता है। जिसे देख के बास बारजा पूछता है कि डैड ये क्यों किया आपने? जिसपे ग्रैंड बारजा बोलता है कि मुझे काफी समय से कंप्लेन आ रही है काफी डीमंस की कि उनके बेटे और बेटियों को जॉब से निकाला जा रहा है। मैंने जब यहाँ कंप्लेन पे गौर किया तो मुझे समझ में आया कि तुम एकदम डिक्टेटर की तरह यहाँ रूल कर रहे हो, और तुमने डैरियल को जैसे खजाने को भी अपनी जॉब से निकाल दिया। तुम जानते नहीं हो कि वो कितना ज्यादा कीमती था, तुम उसके बिना बिल्कुल भी नाम नहीं कमा पाओगे। तो बास बारजा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि आप इतनी ज्यादा उसकी तारीफ ना करें। मैं बेटा हूँ ग्रैंड बारजा का, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है डीमंस की हिस्ट्री में, और मैं अपना नाम डैरियल की मदद के बिना भी बना सकता हूँ। मैं प्रूव करूंगा कि शेर का बेटा शेर ही होता है। और इतना बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जो ग्रैंड बारजा था वो बोलता है कि तुम दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते? डैरियल आखिरकार तुम कहाँ पे हो और क्या कर रहे हो? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मारिका की मदर को देखते हैं, जो कि ऊपर मारिका को बुलाने के लिए जा रही होती है। वो इस चीज से थोड़ी परेशान थी कि आमतौर पर जो मारिका है वो खाना बनाने के लिए सुबह जल्दी उठ जाती है डैरियल के लिए, लेकिन आज वो जल्दी नहीं उठी है। लेकिन जैसे ही वो मारिका के कमरे में जाती है तो वो डैरियल और मारिका को देखती है और देखते हुए बोलती है, ओह तो ये लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं गलत टाइम पे आ गई, और चुपचाप नीचे चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जो मारिका थी वो नींद से उठती है और वो अपनी मदर को सॉरी बोलती है जल्दी ना उठवाने की वजह से, क्योंकि वो कल रात काफी ज्यादा थक गई थी। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग डैरियल को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था। वो इतना ज्यादा थका हुआ था कि वो सीढ़ियों से फिसल के गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जो डैरियल था वो गिलमास के बगल में खाना खाने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पे जो गिलमास था वो उससे बोलता है कि हे डैरियल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन डैरियल को लगता है कि वो पकड़ा गया तो वो नर्वस होने लगता है। लेकिन गिलमास उसे बोलता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हो, क्या बात है? जिसपे डैरियल बोलता है कि नहीं, कल रात में थोड़ा ज्यादा थक गया था। तो गिलमास इस बात को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ जो मारिका की मदर थी वो मारिका को कंग्रेचुलेट करती है इन दोनों के लिए, जिसमें मारिका भी थैंक्स कहती है उन्हें। इसी तरीके से जब भी डैरियल गिलमास से मिल रहा होता है तो काफी ज्यादा नर्वस हो जा रहा होता है। एक इंटरेक्शन के बीच में वो इन दोनों की काफी मदद तो कर रहा होता है, लेकिन जो मदर थी मारिका की वो तो पहले से ही जान रही थी इसके बारे में, तो वो डैरियल को बता देती है, जिसे डैरियल काफी शर्मा जाता है। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि उसे कभी ना कभी तो इसके बारे में बताना ही होगा। क्या वो डायरेक्टली मारिका का हाथ उसके फादर से जाके मांग ले? उतने में ही जो गिलमास थे वो बुलाने लगता है डैरियल को, और उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है, जिसे देख के डैरियल डर जाता है और वो सोचने लगता है कि अब तो लगता है मैं गया। चुपचाप जो डैरियल था वो गिलमास के पास चला जाता है, जहाँ पे जो गिलमास थे वो डैरियल को बोलते हैं कि देखो, मैं और मेरी वाइफ अब काफी ज्यादा बूढ़े हो रहे हैं और अब ये समय है तुम्हारे और मारिका का। जिसे सुन के डैरियल को ऐसा लगता है कि वो पकड़ा गया, तो चुपचाप उसे ही पहले इस चीज के बारे में बता देना चाहिए, और वो झुक के माफी मांगने लग जाता है से। लेकिन उतने में जो गिलमास थे वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस विलेज के चीफ बन जाओ। तो डैरियल
डैरियल बोलता है कि क्या बस इतना ही आप कहना चाहते थे, जिस पे गिलमस बोलते हैं कि हाँ मैं यही चाहता था, वैसे भी तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसने मिथलेल की माइंड को इजीली कैप्चर किया है और उसी वजह से ये जो पूरा विलेज है वो काफी ज्यादा प्रॉस्पर हुआ है, तो तुम बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हो। जिस पे डैरियल बोलता है कि नहीं मैं इतनी ज्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, जिस पे गिलमस बोलता है कि स्टार्टिंग में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी लगती है लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी, कहीं ना कहीं ये चीज तुम्हें पे भी करेगी। मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है इस नौकरी को छोड़ते हुए और रिटायर होते हुए, क्योंकि मैंने अपना काफी सारा समय इस चीज के लिए दिया है, लेकिन मैं अब आज खुश हूँ कि मैं एक अच्छे आदमी को अपनी बागडोर सौंप के जा रहा हूँ। इन सारी चीजों को सुन के जो डैरियल था वो मन में सोचता है कि जिम्मेदारी लेना हमेशा से काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए वो डायरेक्टली गिलमस के सामने झुकते हुए उसे बोलता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप उससे पहले अपनी बेटी मुझे सौंपिएगा, मैं मारिका से शादी करना चाहता हूँ। जिसे जो गिलमस था वो तुरंत ही हाँ कह देता है और ये चीज डैरियल के लिए काफी ज्यादा अजीब हो जाती है कि कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ा उसे, लेकिन मारिका इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो तेजी से जाके डैरियल को हक कर लेती है। और इस बार भी ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट था कि वो गेट तोड़ के बाहर निकल चुके होते हैं, लेकिन डैरियल इस बार अपने आप को संभालता है और उसे आसमान में ही कैद कर लेता है और उसे गोदी उठाते हुए बोलता है कि अब हम लोग को आगे चलना है और हम दोनों अच्छे से रहेंगे। लेकिन मारिका बोलती है कि हम दो नहीं हम तीन, इसका मतलब समझ जाओ तुम लोग। फिर कुछ समय बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो डैरियल है वो विलेज का चीफ बन चुका है और वो काफी समय से अच्छे से उस विलेज को संभाल रहा है। फिर डैरियल जो स्मिथ है उसके ग्रेव के सामने उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रे करता है और फिर चुपचाप अपने घर की तरफ जाता है जहाँ पे जो मारिका थी वो इसका इंतजार कर रही थी। और इस बार हमें एक सरप्राइज भी मिलता है, हमें डैरियल का बच्चा भी देखने को मिलता है। जो डैरियल था उसे देखते हुए बोलता है कि ये पूरी तरीके से तुम पे ही गया है, लेकिन जो मारिका थी वो बोलते कि नहीं इसकी आंखें तुम पे गई हैं। वही यूजुअली जो माँ बाप का जो टैक्टिस होता है एक दूसरे को प्लेस करना। फिर फाइनली जो डैरियल था वो अपना नाम बताता है अपने बेटे का, जो कि होता है ग्रैंड, जो कि उसके जो फादर थे जो कि अडॉप्ट किए थे डैरियल को उसके नाम पे बेस्ड था, ग्रैंड वर्जा। इन दोनों की बातें चली रही थी कि उतने में जो घसीटा था वो दौड़ते हुए यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि प्रॉब्लम हो गई, जो हीरोज है वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन फिर वो गिलमस से पूछता है कि आखिरकार ये हीरोज क्या होते हैं, तो गिलमस बोलता है कि तुम जानते भी नहीं हो कि हीरोज क्या होते हैं और तुम डर भी रहे हो। फिर गिलमस बताता है कि हीरोज वो होते हैं जिन्हें डीमन किंग को मारने की ड्यूटी मिली हुई होती है। फिर डैरियल सोचता है मन में कि डीमंस की नजर में जो हीरोज है वो तो मर्डरर होते हैं और मुझे याद है कि जो हीरो होते हैं वो कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं, उन्हें मैंने लड़ते हुए देखा है, वो सच में बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग फास्ट होते हैं। मुझे एक बूढ़े से हीरोज का थोड़ा सा इमेजिनेशन याद है, मुझे कहीं वो लोग पहचान ना ले, कहीं वो लोग मुझे मारने के लिए तो नहीं आए हैं। तो इतना सोचते ही जो डैरियल था वो अपने मुंह पे कपड़ा बांध लेता है और चला जाता है हीरो से मिलने के लिए। वो अपने डैगर को भी तैयार रखा होता है कि कहीं उससे उससे लड़ना ना पड़ जाए। लेकिन जैसे ही जो हीरो की बगी थी उनके विलेज पे आके रुकती है तो उसमें से हीरोज लगातार निकलना शुरू करते हैं और दरअसल ये वो हीरो नहीं था जो कि डैरियल सोच रहा था। इसमें से 4 हीरो निकलते हैं, उसमें से एक लड़की होती है जिसका नाम लेडी होता है और वो अपना इंट्रोडक्शन इन सभी लोगों को देती है। फिर जो डैरियल था वो अपना भी इंट्रोडक्शन देता है कि मैं इस विलेज का मेयर हूँ डैरियल। लेकिन वही चीज से शॉक था कि एक लड़की भी हीरो हो सकती है, जिसपे लेडी बोलती है कि हमारे से पहले जो हीरो हुआ करते थे वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए अपने लड़ाई के बीच में, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो डैरियल फिर थोड़ी सी चैन की सांसें लेता और अपने मास्क को हटाते हुए बोलता है कि अब अच्छा है कि कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। जिसपे लेडी बोलती है कि तुम उनमें लोग में से हो क्या जो लोगों के जेंडर और एज को देख के उनकी कैपेबिलिटीज को जज करते हैं। मैं तुम्हें तो बड़ा समझती थी लेकिन तुम भी छोटे ही निकले। और वैसे भी जो जंग है वो सिर्फ प्रिविलेज्ड रिजर्व नहीं है सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियां भी अच्छे से जंग लड़ सकती हैं। जैसे ही डैरियल को लगता है कि उसने लेडी हीरो को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम दुखी कर दिया है तो उनसे माफी मांगता है कि उसके ये कहने का मतलब नहीं था, लेकिन चुपचाप जो लेडी थी वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर रास्ते में चलते हुए जो हीरोज थे वो बोलते हैं कि हमें लगा नहीं था कि ये जो विलेज है वो डीमन किंग को हराने की एक चाबी हो सकती है। तो डैरियल बोलता है कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लेडी बोलती है कि हम लोग दरअसल मिथरिल का बहुत ही बड़ा ऑर्डर देने के लिए यहाँ पे आए हैं, हमें काफी सारे वेपन्स बनाने होंगे। तो डैरियल बोलता है कि अच्छा तो ये चाहिए लोगों को। तभी जो लेडी थी वो अपने हाथों पे एक नोट लिख के लाई होती है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं कि किस तरीके से लोगों से अच्छे से बात किया जा सकता है। डैरियल इस चीज को देखता है तो वो अजीब सा मुंह बनाता है कि एक हीरो को नोट्स की जरूरत पड़ रही है लोगों से अच्छे से बात करने के लिए। ये हीरो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डैरियल उन सारे हीरोज को अपने घर पे लेके जाता है। फिर वो अपने बच्चे को संभालने लग जाता है, लेकिन जो उसका बच्चा था वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, जिसे देख के जो लेडी थी वो बोलती है कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है। जिसपे डैरियल बोलता है कि हाँ। तो लेडी बोलती है कि क्या मैं उसे उठा सकती हूँ। तो डैरियल इसका परमिशन दे देता है। फिर डैरियल सोचता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो हीरो है वो एक दिन मेरे बच्चे को उठाएगी। उतने में जो ग्रैंड था वो काफी अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, तुम लोग देख लो स्क्रीन में। तो डैरियल इस चीज को देखते हुए बोलता है कि हाँ इससे ये तो प्रूव होता है कि ये मेरा ही बच्चा है। इसी के साथ ये नेक्स्ट सीन में हम लोग डैरियल को देखते हैं
है जो कि डायरेक्टली हीरो के कमरे के पास चला जाता है, जहाँ वो जैसे ही हीरो के कमरे को ठकठकाता है तो अंदर में से हमारी हीरो बाहर आती है जो कि नींद में लग रही होती है। लेकिन जो उसका साथी था वो उसे बताता है कि लेडी आप यहाँ पे अपने घर पे नहीं है, टेरियल के घर पे हैं। उतने में वो होश में आ जाती है और झट से गेट बंद करके अंदर से तैयार होकर बाहर निकलती है। नीचे आ जाने के बाद जो सारे हीरोज थे वो डैरियल को बोलते हैं कि वो लोग मिथ्रिल का वेपन देखना चाहते हैं। तो जो गिल्मस था वो डैरियल को बताता है कि आजकल के जो हीरोज हैं उन्होंने कभी भी सामने से मिथ्रिल के वेपन्स को नहीं देखा है, तो इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ चीफ। तो जो डैरियल था उनके ऑर्डर के अनुसार डायरेक्टली सारे हीरोज को उसी अपने ब्लैक स्मिथ वाली जो शॉप थी उसमें लेके चले जाता है, जहाँ वो बोलता है कि ये पूरे दुनिया की एक लौता मिथ्रिल ब्लैक स्मिथ शॉप है जो तुम्हें इस जगह पे मिलेगी। वहाँ अंदर का नजारा देख के सारे हीरोज एकदम शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन लोग के लिए ये पूरा जो एक्सपीरियंस था एकदम नया था। फिर उसके बाद जो डैरियल था वो मिथ्रिल के वेपन की थोड़ी बड़ाई करने लग जाता है कि किस तरीके से वो माना को अब्सॉर्ब करता है अपने अंदर और फिर एक कॉन्सेंट्रेट के साथ अटैक करने में हेल्प करता है, जिसपे जो लेडी थी वो थोड़ा इंटरेस्टेड लग रही होती है और उससे वो हथियार मांगती है कि वो ट्राई कर सके। लेकिन उसके जो दोनों साथी थे वो पहले उस वेपन को ट्राई कर लेते हैं और उनके लिए ये एक्सपीरियंस एकदम बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग था और उन्हें देख के जो लेडी थी वो भी इंटरेस्टेड हो जाती है, जिसपे जो डैरियल था वो अपने साथी को बुलाता है जो कि यहाँ का मास्टर ब्लैकस्मिथ था जिसे ट्रेन किया गया था डायरेक्टली स्मिथ के द्वारा। वो आते ही जो लेडी का साथी था उसे किस करने लग जाता है हाथों पे और बोलता है कि मैं हीरो के लिए अपने वेपन बनाने के लिए तैयार हूँ, जिसपे डैरियल बताता है कि वो हीरो नहीं है, जो बगल में लेडी खड़ी है वो हीरो है। जिसपे साकाई बोलता है कि मेरे मास्टर स्मिथ ने मुझे 48 तरीके बताए थे लड़कियों को अच्छे से ट्रीट करने के, जिसे सुन के लेडी भी शॉक्ड होती है और बोलती है इतने सारे तरीके। फिर जो साकाई था डायरेक्टली चला जाता है लेडी के पास और उसे ग्रीट करने लग जाता है। इन सारे रिएक्शन को देख के जो लेडी थी वो थोड़ा बहुत शर्मा रही होती है और ऑकवर्ड भी हो रही होती है, जिसपे डैरियल बोलता है कि आप टेंशन ना ले, जो साकाई है उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो हाथों को टच करके उनके माना टाइप के बारे में बता सकता है। लेकिन फिर भी लास्ट में जो लेडी थी वो ऑकवर्ड होकर अपने हाथ को छुड़वाने लगती है। उतने में साकाई ताली बजाते हुए सारे अपने साथियों को बताता है कि इनका माना टाइप स्लैश है, तैयार हो जाओ, जिसे सुन के लेडी भी शॉक्ड होती है क्योंकि ये सच होता है। तो डैरियल बोलता है देखा मैंने कहा था ना। फिर जो लेडी थी वो डैरियल को बोलती है कि अभी हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, हमें अपने पार्टी में जो चौथा मेंबर है उसके लिए एक अच्छे कंटेंडर को फिल करना है। जितने सुन के जो घसीटा था वो आ जाता है और वो बोलता है कि ये चीज आप मेरे पे छोड़ दो। उतने में पूरे जो गांव था उसमें हल्ला होने लग जाता है क्योंकि उनके जो गांव था उसके अंदर हीरो पार्टी में ज्वाइन करने के लिए एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने वाला था, जिसे डैरियल भी देख के शॉक्ड होता है कि इतने लोग एक्साइटेड क्यों हैं। तो लेडी बताती है एक्साइटेड होंगे भी क्यों ना, क्योंकि जो कोई भी हीरो के पार्टी में ज्वाइन हो जाता है तो उसे सेंट्रल गिल्ड पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, तो एक तरह से सरकारी नौकरी समझ लो। देखते देखते सारे जितने भी लोग थे वो तैयार हो जाते हैं उस पार्टिसिपेशन में भाग लेने के लिए। जो 3 कंटेंडर थे हीरो पार्टी के वो अपने हाथों में नॉर्मल से वुडन स्वॉर्ड और लकड़ी लिए हुए होते हैं और बोलते हैं सारे लोग को अच्छे से लड़ना। फिर सारे लोग उन पे अटैक करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जितने भी कंटेंडर थे वो हार मान चुके होते हैं। जो लेडी थी थोड़ा चैन की सांस लेती है कि उतने में उसके ऊपर एक जोरदार तीर आके लगता है, जिसे वो बच के डॉच करती है। वो सामने देखती है कि जो घसीटा है वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ तीर को शूट कर रहा है, तो वो उसकी तरफ भागना शुरू कर देती है। घसीटा की जो एक्यूरेसी थी वो बहुत ही खराब थी, लेकिन वो ताकतवर जरूर था और ये चीज लेडी भी नोटिस कर रही थी। इसलिए अचानक से वो लास्ट में एक ताकतवर स्पेल को एक्टिवेट करने लग जाती है, लेकिन सही समय पे जो डैरियल था वो एक सेब को उठाता है और लेडी की तरफ फेंक देता है, जिससे जो उनकी स्पेल थी वो टूट जाती है। उतने में जो लेडी की साथी थी वो आके उन्हें बोलती है कि आप क्या वो अटैक यूज करने वाली थी। तो लेडी बोलती है कि मेरे से गलती हो गया, मैं थोड़े रिफ्लेक्सेस में वो अटैक शूट करने वाली थी। जिस पर जो घसीटा था वो डैरियल के पास जाता है और बोलता है कि भाई मैं फिर से हार गया, यहाँ पे मैं कमजोर ही रहूंगा, और रोना शुरू कर देता है। डैरियल बोलता है कि इसके रोने की आदत कभी नहीं जाएगी, लेकिन सच में ताकतवर होते जा रहा है। और फिर वो बोलता है कि तुम गांव के हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर हो, तो तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। लेकिन जो लेडी थी वो बोलती है कि ये तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे इस गांव का सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर घसीटा नहीं तुम हो, क्या तुम मेरे साथ एक फाइट करना चाहोगे। जिसपे डैरियल बोलता है सॉरी, मैंने एडवेंचरर की जॉब से कब का रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन जो लेडी थी ये चीज सुनती नहीं है और उसके ऊपर सीधा अटैक कर लेती है। तो डैरियल अपना बचाव करता है अपने हथियार को निकाल के। फिर इन दोनों के बीच में तगड़ी लड़ाई होना शुरू हो जाती है, बैक एंड फोर्थ हमें दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं जो लेडी थी वो समझ चुकी थी कि डैरियल सच में ताकतवर है। वो अपने फाइनल मूव जो कि घसीटा के ऊपर अप्लाई करने वाली थी वो डैरियल के ऊपर कर देती है और जो डैरियल था वो उस मूव को
नोटिस कर लेता है, क्योंकि उसने यही अटैक को पिछले जो हीरो था उसके द्वारा करते हुए देखा था। तो वो सोचता है कि मुझे भी इस अटैक के जैसी पावर को जनरेट करना पड़ेगा, बस इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो वो सामने से वही अटैक कर देता है। फिर हमें बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही धुआं हटता है तो लेडी बोलती है कि मुझे पता था कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। फिर सारे जितने भी हीरो कंटेंडर थे वो डैरियल के सामने झुकते हुए उसे बोलते हैं कि तुम्हारे जो अरमान है उसे पीछे छोड़ दो और हमारे साथ फोर्थ मेंबर की तरह जुड़ जाओ, तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन जो डैरियल था डायरेक्टली स्ट्रेट अवे उनके मुंह पे मना कर देता है, जिससे ये लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जो लेडी थी वो पीछा करना शुरू कर देती है डैरियल का, उसे बार बार इंसिस्ट करने लगती है उनको ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जो डैरियल था वो बोलता है कि मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता, मेरा जो बेटा है मैं उसे बड़ा होते देखना चाहता हूँ। और तुम वो पिक्चर देख रही हो वो घसीटा ने बनाई है, मैं अपने एनिवर्सरी में यहाँ और भी सारे पिक्चर्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस जगह से नहीं जाऊंगा। अपने ससुर जी की भी देखभाल करनी है और उस पूरे विलेज को संभालना है। तो जो लेडी थी वो बोलती है कि बस यही सब वजह के कारण तुम यहाँ पे डीमन किंग को हराना नहीं चाहते हो और ह्यूमैनिटी के लिए लड़ना नहीं चाहते हो। मुझे सच में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। जिसपे डैरियल मन में सोचने लगता है कि उसने कितने अच्छे पल बिताए हैं उन डीमंस के साथ में, तो उन सभी के खिलाफ वो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता है। लेकिन लेडी फिर भी उसे फोर्स कर रही होती है, जिसपे उसके साथ ही उसे रोकते हैं और बोलते हैं अगर वो नहीं चाह रहा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जो लेडी थी इस चीज से नाराज हो जाती है और गुस्सा होते हुए ऊपर चली जाती है। इसके बाद जो डैरियल था वो अपने नॉर्मल कामों में लग जाता है और हर दिन की तरह वो अपने काम पे जा रहा होता है। लेकिन जो लेडी थी वो डिस्गाइज होकर अपने साथी के साथ उसके गतिविधियों को नोटिस करने लग जाती है कि आखिरकार वो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि वो हमारे टीम को नहीं ज्वाइन कर रहा है। और पूरा दिन नोटिस करने के बाद उसे ये पता चलता है कि डैरियल बस नॉर्मल एक मेयर की तरह काम करता है। सारे लोग उससे बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं और थैंक यू भी तक कहते हैं, क्योंकि वो लोगों की मदद करते रहता है। लेकिन फिर भी जो लेडी थी वो डैरियल से मिलने के लिए उसे एक अनजान जगह पर बुलाती है और वहाँ पे वो उससे डायरेक्टली पूछती है कि जो तुमने अटैक मेरे अटैक के खिलाफ पे किया था वो तुमने कहाँ से सीखा। तो डैरियल बोलता है कि मैंने तो बस वो कॉपी किया था। तो बोलती है कि नहीं, वो कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, वो सेम अटैक था जो कि पिछले हीरो किया करते थे, जिसे कहा जाता था फियरसम एम्परर स्काईरैंड। डैरियल को ये सुनने के बाद लगता है कि कहीं उसने कुछ ज्यादा अच्छा तो अटैक नहीं कर दिया, उसे तो लगा था ये कोई नॉर्मल सा अटैक है। लेकिन वो बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो ये बिना जाने कर देता हूँ। तो फिर जो लेडी थी वो उसके ऊपर एक स्लैश मार देती है, लेकिन डैरियल उसे डॉज कर लेता है। तो बोलती है कि तुम बहुत ही कैजुअली एक हीरो के अटैक को डॉज कर ले रहे हो और तुम बोल रहे हो कि एक नॉर्मल इंसान हो तुम सच में अपने आप को छुपाना नहीं जानते हो। जिसपे डैरियल बोलता है कि बस मैंने तुम्हें जो बताया वो सारी चीजें सच है। तो लेडी बोलती है तुम आखिरकार क्यों नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हो इस अमेंस ताकत के साथ हीरो के टीम को, तुम इंसानों को बचा सकते हो, क्या तुम नहीं चाहते बदला लेना उन डीमन से जिन्होंने सारे जितने भी इंसान है उनकी जिंदगी हराम करके रखी है। तो डैरियल बोलता है कि वो जो डीमंस है वो भी अपने खिलाफ अपने जिंदगी को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं, अगर हम लोग उन पे हमला ना करें तो वो भी नहीं हमला करेंगे। मैंने देखा है कि किस तरीके से जो मिथ्रिल माइंड के अंदर डीमंस आए थे इंसानों को मारने के लिए, वो निहत्ते इंसानों को मारने से पहले झिझक रहे थे, उनके अंदर भी थोड़ा बहुत अच्छाई बाकी है और उनकी तरफ से जो जनरल आया था उससे भी मैंने इंसानों की अच्छी सुलह करवा दी है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे अच्छे से शांति से रहे। जिसपे जो लेडी थी वो सोचने लग जाती है कि जो पिछला हीरो था उसके घर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था डीमंस के द्वारा, इसलिए वो गुस्से में अपना बदला लेने गया था। लेकिन लास्टली उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसने लेडी से कहा था कि वो उसके जो विल है उसको आगे बढ़ाए। इसलिए जो लेडी थी वो बोलती है कि मैं ना चाहते हुए भी यहाँ पे आगे बढ़ के रहूंगी, क्योंकि मुझे इंसानों को बचाना है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ति का यूज करूँ, लेकिन अब मैं इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, मैं ये जान चुकी हूँ। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मुझे ट्रेन करने में। जिसे सुन के जो डैरियल था वो एकदम शॉक्ड रह जाता है। तो लेडी बोलती है कि तुम हमारे टीम को ज्वाइन तो नहीं करोगे, तो क्या तुम मुझे ट्रेन तो कर सकते हो ना, क्योंकि तुम ही हो अभी इंसान के रूप में जो कि पिछले हीरो जितने ताकतवर लगा है मुझे, तो प्लीज मुझे ट्रेन करो। तो डैरियल सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पे एक हीरो को ट्रेन करूंगा तो मैं डीमंस के खिलाफ एक देशद्रोही तो नहीं हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं हीरो के ऊपर नजर बना के रख सकता हूँ और शायद से कुछ समय बाद मैं इस हीरो को मना लूं कि वो अटैक ना करे, जिससे वॉर रुक सकती है। इसी वजह से जो डैरियल था वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे सुन के लेडी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जो डीमन जनरल्स थे उसमें से जो डोरोई थी जो डैरियल की खास थी वो उसे ही ढूंढ रही थी और वो जेवियंटस को खोजते हुए बोलती है कि मैं उसके विंड एबिलिटी का यूज करते हुए डैरियल को ढूंढना चाहती थी, पता नहीं वो आखिरकार कहाँ चली गई। लेकिन जो जेवियंटस थी वो तो यहाँ मिथ्रिल की खोज करते हुए इंसानों के दुनिया में आ चुकी थी और वहाँ पे वो डैरियल को भी खोज ली थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग लिजेट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है डैरियल के बच्चे के साथ, जिसे देख के डैरियल बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम बच्चों को खिलाने में इतना ज्यादा एंजॉय करते हो। जिसपे लिजेट बोलता है कि मैं तुम्हारे ही चक्कर से इतने बड़े पोजीशन पे पहुंच चुका हूं। तो डैरियल बोलता है कि मेरे समय पे तो इस तरीके का कोई पोजीशन हुआ ही नहीं करता था। तो लिजेट बोलता है क्योंकि उस टाइम तुम हुआ करते थे तो हमें रैंकिंग्स की जरूरत ही नहीं होती थी। और फिर वो थोड़ा बहुत जनरल्स के बारे में बोलने लग जाता है, जिसे सुन के जो जेवियंटस छुप के इनकी बातें सुन रही थी वो सीधा आके लिजेट को पनिशमेंट देने लगती
रोकती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जो जनरल है वो कुछ काम नहीं करते, और उसके ऊपर बैठ जाती है। जिसपे डैरियल भी उसे देख के शॉक्ड होता है और बोलता है कि आज मेरे घर पे इतने ज्यादा वीआईपी क्लाइंट्स क्यों आ रहे हैं। उतने में तो मारिका थी, वो भी यहाँ पे आती है और वो जेवियंटेस और लिजेट को देख के ऐसा सोचती है कि कोई गेस्ट आया है डैरियल के, तो वो उनके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। जिसपे जो जेवियंटेस थी वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारा शक्ल ही भूल गई थी डैरियल, तुम्हारे जैसे शक्ल को देखने हुए मेरे को काफी ज्यादा टाइम हो गया था। वैसे मैं इस जगह पे तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आई थी, लेकिन मैं फिर भी लिजेट को यहाँ पे पनिशमेंट जरूर दूंगी, क्योंकि वो जान रहा था कि तुम्हारा लोकेशन क्या है। और जो डोरोई थी वो तुम्हारे को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान थी, फिर भी लिजेट ने उसे तुम्हारा लोकेशन नहीं बताया। जिसपे लिजेट भी डैरियल से माफी मांग रहा होता है कि मुझे सच में नहीं पता चला कि जेवियंटेस यहाँ पे आ गए। जिसपे डैरियल बोलता है कि कोई बात नहीं, जो जेवियंटेस है वो हाई अथॉरिटी वाली एक विंड मैजिक यूजर है, तो वो पीछे छुप गई होगी, तुम्हें पता भी नहीं चला होगा। लेकिन जेवियंटेस को इतना पास बैठे हुए देख के मारिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो थोड़ा बहुत डैरियल के बारे में बुरा भी बोल रही थी। इसी वजह से मारिका एक शैंपेन के बोतल को इतने जोर से खोलती है कि वो सीधा जेवियंटेस के बगल में से जाके दीवार में छेद कर देता है, जिससे जेवियंटेस भी डर जाती है और मारिका उसे बोलती है कि आपकी चाय उस तरफ है, तो कृपया उधर जाके बैठे। फिर थोड़ी देर बाद इन सभी की बातें शुरू होती है, जिसपे जेवियंटेस बोलती है कि मैं एक विंड मैजिक यूजर हूँ और एक जनरल हूँ डीमन आर्मी की, तो मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि जितने भी मिथरिल तुम्हारे पास है वो तुम मुझे दे दो। जिसपे डैरियल बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने खिलाफ ऐसे जेवियंटेस सुनती है डैरियल को तो वो शॉक्ड रह जाती है कि वो एक जनरल को कैसे मना कर सकता है। जिसपे डैरियल बोलता है कि भले ही मैं अभी मैनेज कर रहा हूँ मिथरिल को, लेकिन मैं लिजेट को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसने भी काफी ज्यादा अच्छा भाग निभाया है इंसानों और डीमंस के बीच में सुलह करवाने के लिए, तो उसके थ्रू ही आपको मिथरिल लेना होगा। जिसे सुन के जेवियंटेस गुस्सा हो जाती है और वो अटैक करने के लिए डैरियल के ऊपर बढ़ने लग जाती है। जिसपे मारिका उसे बहुत ही डेथ स्टेयर देती है बड़ा सा, जिसे देख के जो जेवियंटेस थी वो डर जाती है। फिर ये सारे लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पे जेवियंटेस डैरियल को चैलेंज करती है उसे डुअल करने के लिए, लेकिन डैरियल उसे मना करता है। लेकिन फिर भी फोर्स करने की वजह से वो अपने मिथरिल के वेपन को निकाल लेता है। जिसपे जेवियंटेस बोलती है एक डीमन होते हुए तुम वेपन से लड़ रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन फिर वो डायरेक्टली जैसे डैरियल के ऊपर अटैक करती है, तो जो डैरियल था हवा की तेजी से उसके गर्दन के पास आके खंजर को रख देता है और उसे बोलता है कि तुम हार गए। जिसपे जो जेवियंटेस थी वो बोलती है कि तुम मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं दिए, मैं दोबारा से लड़ूंगी। तो इसी के साथ बहुत सारे राउंड्स यहाँ पे होते हैं, लेकिन सब में जो जेवियंटेस थी वो हार जा रही होती है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुमने इसी पूरे विलेज में यहाँ पे मिथरिल को छुपा के रखा है ना, तो मैं इस पूरे विलेज को ही उड़ा दूंगी। ये बोल के वो जियोस्टॉर्म नाम की एक खतरनाक अटैक को करने लग जाती है, जिसपे लिजेट भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो जो डैरियल था वो बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे अपने फायर ड्रैगन का यूज करते हुए इसके अटैक को यूज करता हूँ। अब उसके ऊपर वही अटैक थ्रो कर देता है। अब वो अटैक इतना खास था कि जेवियंटेस के सारे जो अटैक वो कर रही थी उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से जेवियंटेस दोबारा से हार जाती है और सीधा जमीन पे गिरने लग जाती है। तो जो डैरियल था वो डायरेक्टली उसे बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो भी गिरना शुरू हो जाता है। तो जो लिजेट था अपने वाटर मैजिक का यूज करते हुए उन्हें सेव कर लेता है, जिसके बदले में जो डैरियल था उसके हाथ में जेवियंटेस का कुछ अजीब सा चीज आ जाता है, जिसे देख के वो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बीवी को इसके बारे में बताऊंगी। जिसपे डैरियल डर जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ मिथरिल दे दूंगा, जिसपे वो डील को लॉक कर देती है और फिर वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे जैसा वेपन भी चाहिए। तो डैरियल इस चीज के लिए भी मान जाता है और डायरेक्टली वो सकाई के पास आ जाता है, जहाँ वो बोलता है कि जेवियंटेस को मेरे वाला वेपन बना के दे दो। उतने में उसे पता चलता है कि जो हीरो का क्रू है वो भी यहाँ पे आ रहा है, तो काफी ज्यादा पैनिक में आने लग जाता है। तो सकाई को बोलता है कि जेवियंटेस को यहाँ पे इंगेज करके रखना, और वो उन हीरोज के क्रू के पास डायरेक्टली चला जाता है, जहाँ पे वो उनको इंगेज रखने के लिए कुछ ट्रेनिंग सेशंस दे देता है ताकि वो वहाँ बिजी रहे। लेकिन तुरंत ही जो लेडी थी वो उस ट्रेनिंग सेशंस को कंप्लीट कर लेती है और बोलती है क्या मैं नहाने जा सकती हूँ, जिस पे डैरियल मान जाता है। फिर वो वेट कर रहा होता है लेडी के नहा के बाहर आने का, लेकिन वो बाहर देखता है कि सकाई भी एक टोकरी के अंदर छुपा हुआ होता है और वो उससे माफी मांगता है क्योंकि वो अपने काम को करने में सफल नहीं रहा। उतने पता चलता है डैरियल को कि जो जेवेंटिस है वो भी उसी हॉट वाटर के अंदर बात ले रही है जहाँ पे अभी लेडी गई हुई है। तो काफी ज्यादा पैनिक में आ जाता है कि कहीं ये दोनों लड़ाई करना तो शुरू नहीं कर देंगी। और जो लेडी थी वो जेवियंटेस को पहचान भी जाती है, तो पैनिक में आते हुए डायरेक्टली अंदर घुस जाता है और उससे काफी गड़बड़ हो जाती है, आप देख सकते हैं। इसी वजह से जो जेवियंटेस और लेडी थे वो जोरदार थप्पड़ दे के डैरियल को बाहर निकाल देते हैं। जो डैरियल था कुछ देर बाद सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा बुरा एकदम फंस चुका हूँ। जो मारिका थी वो भी उसके बगल में आते हुए बोलती है कि मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ डिनर के टाइम पे, जिसे सुन के डैरियल समझ जाता है कि उसकी खटिया खड़ी होने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि जो जेवियंटेस और लेडी थी वो सामने ही बैठे होते हैं डैरियल के, और लेडी बोलती है कि मैं जेवियंटेस से लड़ चुकी हूँ, जिस पर जेवियंटेस बोलती है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं रही हूँ। तो लेडी बोलती है अरे मैं हीरो हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रही है, एक्टिंग तो बिल्कुल भी मत करना। लेकिन जेवियंटेस फिर भी वो ये चीज का एक्टिंग करने लगती है। लेकिन फिर ये जो लेडी थी वो डायरेक्टली पूछती है कि तुम्हें जेवियंटेस के बारे में कैसे पता और तुम इसको कैसे पहचानते हो, जिस पे फाइनली डैरियल को सारी बातें समझानी पड़ती है। जिस पे जेवियंटेस और लेडी को भी पता चलता है कि
दरअसल आखिरकार स्टोरी क्या थी कि डैरियल एक इंसानी बच्चा है और उसे डीमंस के द्वारा पाला गया है, जिसमें मारिका ये बोलती है कि डैरियल ने मुझे इसके बारे में सारी चीजें बता दी थी बहुत पहले। मुझे बिल्कुल भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो आखिरकार पहले क्या था, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि वो अभी कैसा है। फिर ज़ेवियंटेस बोलती है कि अब मैं समझी कि तुम शुरू से इंसान ही क्यों हुआ करते थे और तुम्हारी हरकतें भी मुझे अजीब लगा करती थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसी बातों बातों में जो लेडी और ज़ेवियंटेस थे उसमें थोड़ा बैक एंड फोर्थ होने लग जाता है। तो मारिका उन्हें डराती है और बोलती है कि कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, खाना खा लो और तुम्हें जो ड्यूल करना है वो अगले दिन कर लेना। तो ये दोनों भी ड्यूल के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डैरियल बोलता है ठीक है, तो मैं रेफरी बनूंगा, लेकिन तुम लोग वादा करो कि एक दूसरे को जानलेवा हमला बिल्कुल भी नहीं करोगे। लेकिन ज़ेवियंटेस बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकती। तो डैरियल बोलता है ठीक है, तो मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ मिथ्रिल वाला। जिसपे ज़ेवियंटेस बोलती है नहीं नहीं उसको मत तोड़ो, ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो सकाई था वो काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि ज़ेवियंटेस ने सकाई से पूरी रात मेहनत करवा के अपने लिए वेपन बनवाया होता है। फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और दोनों स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा हावी होने लग जाते हैं एक दूसरे पे। इन दोनों की लड़ाई को काफी देर हो जाता है लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा होता है। तो जो मारिका थी वो अपने बच्चे को लेके और थोड़ा सा खाना लेके यहाँ पे पहुंच जाती है और डैरियल से बोलती है कि कौन जीत रहा है। तो डैरियल बोलता है कि ये दोनों हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है और दोनों का पावर लेवल एकदम सेम ही है। उतने में ही जो बैरियर लगाई हुई थी हीरो की साथी उसको काफी ज्यादा दिक्कत होने लग जाता है क्योंकि इन दोनों की लड़ाई का जो इम्पैक्ट था काफी ज्यादा तेज था, जिसपे डैरियल उसकी हेल्प करने लग जाता है। तो बोलती है कि तुम्हें बैरियर मैजिक भी आता है। तो डैरियल बोलता है कि मैंने तो बस तुम्हें कॉपी किया। लेकिन जो डैरियल का बच्चा था वो काफी ज्यादा इस फाइट को देख के एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए वो हाथ से छूटते हुए मारिका के सीधा लेडी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन उतने में रास्ते में उसके ऊपर एक चट्टान गिरने वाली होती है, जिसे बचाने के लिए डैरियल भी बीच में आता है। लेडी भी ट्राई करती है लेकिन जो ज़ेवियंटेस थी वो अपने पावर से उस चट्टान को ही तोड़ देती है। इस सारी चीजों को देख के डैरियल का बच्चा काफी ज्यादा हंसने लग जाता है, जिस पर डैरियल बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को लगा कि तुम लोग खेल रही हो। इन सभी चीजों के बाद जो ज़ेवियंटेस और लेडी थी वो भी बोलते हैं कि हाँ हम दोनों का भी एक दूसरे से फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आया और दोनों की पावर लेवल एकदम सेम है। सच में हम दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाह रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में काफी अच्छी नजदीकियां बढ़ चुकी है इस फाइट के बाद। जिसे देख के मारिका बोलती है डैरियल से कि आप यही देखना चाहते थे ना। तो डैरियल बोलता है हाँ, क्योंकि रिजेट और मेरे को मिला के सिर्फ हम दोनों ही ह्यूमंस और डीमंस के बीच में शांति स्थापन नहीं कर सकते, और क्योंकि अब हीरो और ज़ेवियंटेस के बीच में दोस्ती हो गई है तो इस चीज को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट सीन में जो हीरो का साथी था वो डैरियल के सामने आते हुए बोलता है कि मैं ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था और देखो मुझे कौन मिला। फिर हमें दिखाया जाता है प्रीवियस हीरो जो कि सामने डैरियल के खड़ा हो जाता है। जो एलेंजीर था यानी कि प्रीवियस हीरो वो काफी देर से डैरियल को घूर रहा होता है। उतने में जो ज़ेवियंटेस थी वो वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है एलेंजीर को देख के कि हे तुम्हारी छाती दिख रही है, जिसपे डैरियल उसे मुंह को शांत करवाते हुए बोलता है ये कोई नॉर्मल हीरो नहीं है, ये बासबारदा से लड़ने के बाद भी यहाँ जिंदा बच चुका है। जिसे सुनकर ज़ेवियंटेस काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि अगर ये ग्रैंड बाजार से लड़ चुका है तो ये काफी ज्यादा ताकतवर होगा। जिसपे डैरियल बोलता है कि हाँ तुम्हें एकदम शांत रहना होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा ताकतवर है। उतने में कुछ बच्चे एलेंट झील के पास आने लग जाते हैं, जिसे देख के डैरियल सोचता है मन में कि कहीं ये इन बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जो एलेंट झील था वो डायरेक्टली खुशी खुशी उन बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। जिसपे ज़ेवियंटेस बोलती है कि ये हीरो तो काफी ज्यादा काइंड है। जिसपे डैरियल बोलता है कि पक्का ये एक्टिंग कर रहा है और मौका मिलते ही ये हम पे हमला कर देगा। लेकिन जो एलेंट झील था वो चुपचाप वहाँ बैठ जाता है और डैरियल से बात करने लग जाता है कि मैंने सुना कि जो मेरी डिसाइपल रेडी है वो तुम्हें काफी ज्यादा ट्रबल कॉज कर रही है। उतने में जो लेडी थी वो वहाँ पे आ जाती है और एलेंजीर के सामने बोलती है कि मुझे माफ करिएगा, मैं इतना ज्यादा टाइम ले रही हूँ डीमन किंग को हराने में, लेकिन मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। जिस पे एलेंजीर बोलता है कि ये मेरी भी गलती है, मैंने तुम्हें काफी जल्दी लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरी जो चोट है वो हील हो चुकी है तो मैं तुम्हें यहाँ अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। जिसे सुन के डैरियल मन में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा सही है, अब मेरे पास लेडी ज़ेवियंटेस को यहाँ से भगाने का टाइम मिल जाएगा। फिर चुपचाप डैरियल यहाँ से उठने लगता है। उतने में एलेंजीर बोलता है कि रुक जाओ, मैं काफी देर से यहाँ पे अजीब सी मैजिक को सेंस कर पा रहा हूँ। जिससे डैरियल काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो उंगली दिखाते हुए घसीटा की तरफ बोलता है कि ये कौन है। जिसपे डैरियल बोलता है कि ये हमारे पूरे विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है। नेक्स्ट सीन में हम लोग डैरियल और घसीटा को बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे जो हीरो से उनका प्रैक्टिस मैच होने वाला था और एलेंजीर उन्हें ट्रेनिंग देने वाला होता है। लेकिन इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में जो लेडी थी वो बिल्कुल भी छू तक नहीं पाती है एलेंजीर को। जिसे देख के डैरियल भी सोचता है कि हाँ यही है असली हीरो की ताकत। लेकिन एलेंजीर यहाँ तारीफ करता है लेडी की कि वो काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है पिछली बार से। जिसपे लेडी बोलती है कि हाँ जो डैरियल है वो मुझे ट्रेनिंग दे रहा है और सच कहूँ तो वो आपके जितना पावरफुल है। जिसपे डैरियल डर जाता है और वो बोलता है मन में कि इसके सामने मेरी इतनी तारीफ मत करो। लेकिन एलेंजीर बोलता है कि हे लड़के, मैं तुमसे अब यहाँ पे लड़ना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ सुन ली है। जिसपे डैरियल बोलता है कि नहीं मैं यहाँ लड़ना नहीं चाहता। लेकिन एलेंजीर का ऑरा काफी ज्यादा इन सभी को डरा रहा होता है। जिसपे डैरियल माहौल को शांत करने के लिए बोलता है कि हम लोग लड़ने से पहले
खा क्यों नहीं लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सारे लोग मिलके लंच कर रहे होते हैं, जिसपे एलन झील को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बोलता है कि मैं काफी समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ। जिसपे डैरियल याद करता है कि हाँ, लेडी ने बताया था कि जो एलन झील है उसने अपनी बीवी को खो दिया है, तो इस तरीके के बातों को करना बहुत ही ज्यादा आम से यूज कर सकता है। उतने में दूसरी तरफ जो जेवियंटस थी वो आराम से मार्केट में घूम रही होती है और मौके की तलाश में होती है कि वो चुपचाप इस विलेज से निकल जाए, लेकिन उतने में ही जो कुछ कपड़े रहते हैं वो हवा की वजह से उड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो जेवियंटस थी वो उन कपड़ों को पकड़ने के लिए अपने मैजिक का यूज कर लेती है और दूर जो एलन झील था वो इस चीज को सेंस कर देता है और वो खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि मैंने यहाँ किसी डीमन के मैजिक को सेंस किया है, और वो तेजी से काफी गुस्से में अपने डंडे को जेवियंटस की तरफ फेंक देता है और वो तेजी से उसका जो डंडा था वो जेवियंटस के कपड़े को चीरते हुए एक दीवार में गड़ जाता है और इसी वजह से वो बीच दीवार पे लटक जाती है। उतने में जो एलन झील था वो उसके सामने आ जाता है और उसे बोलता है कि तो तुम एक डीमन हो, और अपने अंदर से एक डैगर निकालता है और सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी उतने में ही जो डैरियल था वो वहाँ पे आके डायरेक्टली जेवियंटस को बचा लेता है, जिसपे एलन झील बोलता है खुश होते हुए कि तुमसे तो मैं बाद में लड़ूंगा, पहले मुझे इस डीमन से निपट लेने दो। एलन झील को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर जो जेवियंटस थी काफी ज्यादा डर जाती है, जिसपे डैरियल बोलता है कि चाहे वो डीमन ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे विलेज में तुम किसी को भी नहीं मार सकते हो। जिसपे एलन झील उसे बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सामने से हट जाओ, लेकिन डैरियल नहीं हटता और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे एलन झील डॉज कर लेते हैं और उसके पीछे आते हुए अपने मैजिक से सीधा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो डैरियल भी एक शील्ड को लगा लेता है उस अटैक को रोकने के लिए, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो पीछे से जाते हुए सीधा दीवार को तोड़ते हुए निकल जाता है, लेकिन वो दोबारा से खड़ा होते हुए अपने विप को यूज करते हुए जेवियंटस को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसपे एलन झील एक लकड़ी के टुकड़े को डैरियल के ऊपर मारते हैं, जिससे बचने के लिए डैरियल एक पत्थर को उठाता है और उसे शील्ड की तरह यूज करने लगता है, लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा इतना ज्यादा तेज होता है कि वो उन दोनों को ही तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम लोग लेडी और घसीटा को इसी तरफ आते हुए देखते हैं। किसी तरीके से डैरियल अपने आप को संभाल रहा होता है। जो एलन झील थे उसके पास आके बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि मेरी तरह कोई और भी गिफ्टेड निकलेगा जिसके पास चारों एट्रीब्यूट होंगे। डैरियल अभी भी काफी देर नहीं हुई है, तुम एक हीरो बन सकते हो, हम लोग साथ मिलके डीमंस को मारेंगे। इस पर डैरियल बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस पे एलन झील कहते हैं ठीक है, तो मैं समझ गया, मुझे तुम्हें भी खत्म करना होगा। फिर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को करते हुए एलन झील बोलते हैं कि अब तुम्हारे साथ यही हशर होगा, और स्काईलैंड के अटैक को उसके ऊपर करते हैं, जिसे देखते हुए डैरियल भी उनके अटैक को कॉपी करता है और सेम अटैक उन पे कर देता है। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा तेज होता है कि लेडी और घसीटा भी दूर से देखते हैं इसको। जो एलन झील थे दोबारा डैरियल के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं। लेडी उन्हें रोकने का ट्राई करती है, लेकिन इतने गुस्से से वो उसकी तरफ देखते हैं कि लेडी भी शांत हो जाती है। जो डैरियल था इस अटैक से इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि वो दोबारा अटैक करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जो एलन झील थे डैरियल की तरफ जाते हुए बोलते हैं कि मुझे बताओ तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर डैरियल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि बेमौत कोई भी मारा जाए, यहाँ पे मैं इस दुनिया में शांति चाहता हूँ। जिस पर एलन झील कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। जो डीमंस और ह्यूमंस है वो शुरू से ही लड़ते आ रहे हैं और ये उनके अंदर एकदम इम्बाइब्ड हो चुका है। जिस पर डैरियल बोलता है कि नहीं, मैं जब तक रहूंगा तब तक मैं ट्राई करूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। मैं जानता हूँ कि आपके साथ भी काफी ज्यादा गलत हुआ है, आपने अपने बीवी बच्चों को खोया है, और दरअसल मैं आपसे रिलेट भी कर सकता हूँ क्योंकि इस दुनिया में मेरे भी एक बीवी बच्चा है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो लोग इस दुनिया में आए जहाँ पे हर समय बस मार काट होते रहे, और मैं कभी भी ये चीज बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं उनके बिना रह पाऊँ। यही सोच के मेरी रूह कांप जाती है। उसी तरीके से जो लेडी जेवियंटस है वो भी मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है, अगर मैं भी इन्हें खो दूंगा तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। ये देख के जो जेवियंटस थी वो भी रोने लग जाती है, जिसपे एलन झील उससे पूछता है कि तुम डीमंस की इतनी ज्यादा केयर क्यों करते हो। जिसपे डैरियल कहता है क्योंकि मुझे एक डीमन ने पाला है। जिसे सुन के एलन झील काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग डीमन किंग के कैसल को देखते हैं, जहाँ पे ग्रैंड वर्जा डीमन किंग से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पे जो डीमन किंग था वो अभी अपने ड्रैगन वाले रूप में था। जिसपे वो डायरेक्टली पूछता है कि ग्रैंड वर्जा तुम आखिरकार यहाँ पे क्यों आए हो। जिसपे ग्रैंड वर्जा बोलता है कि मेरे बेटे को प्लीज काम से तुम निकाल दो। जिसपे किंग पूछता है कि ऐसा मैं क्यों करूँ। जिसपे ग्रैंड वर्जा बताता है कि अपनी हार को एक्सेप्ट ना करने की वजह से जो बास बारजा था उसने अपना काम छोड़ दिया और अपने आप को कमरे में ही लॉक कर लिया। लोग ऐसा सोच रहे थे कि वो कहीं गायब हो गया है, लेकिन वो हर समय अपने कमरे में ही रहा करता था। उसके एब्सेंस में जो डीमन किंग्स की आर्मी थी वो अकेले डोरोही संभाल रही थी, लेकिन वो हमेशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। इसलिए डीमन किंग मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे बेटे बास बारजा को उसकी जॉब से निकाल दें। इसमें डीमन किंग आर्मी की भलाई है। जिसपे डीमन किंग बोलता है कि इसमें कोई भी आर्मी की भलाई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी भलाई है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो कि तुम्हारे बेटे ने डैरियल को जॉब से निकाल दिया, क्योंकि तुम अपने सगे बेटे बास बारजा से ज्यादा एक अपने अडॉप्टेड सन को प्यार करते हो जो कि तुम्हारा खून भी नहीं है। जिस पे हमें 33 इयर्स पहले की कहानी दिखाई जाती है। उस समय जो डीमन किंग की जो लड़ाई हुई थी ह्यूमंस के हीरोज के साथ, उसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही हुई थी, लेकिन ग्रेस बर्जा को एक भविष्यवाणी सुनाई दी थी कि अगर वो चाहता है कि वो एलन झील को हरा दे तो उसे एक बच्चे की लोकेशन दी जा रही है और उसे ही वो यूज करते हुए आगे चल के एलन झील को हरा सकता है। तो उसका पीछे
पीछा करते हुए ग्रैंड बर्जा वहीं पहुंच जाता है और वो डैरियल से मिलता है, जिसे देख के वो उसे काफी ज्यादा प्यारा लगता है तो डायरेक्टली उसे अडॉप्ट कर लेता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हूँ। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे का आता है जहाँ पे डीमन किंग डैरियल का असली लोकेशन उसे बता देते हैं। फिर सीन हमें डैरियल का दिखाया जाता है जहाँ पे वो बताता है कि आज से 33 साल पहले जो बेजेटन था उसने मेरे को अगवा करके ग्रैंड बर्जा को मेरे बारे में बता दिया था। तब से उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। जिसे सुन के जो एलेंजील था वो याद करता है कि जो बेजेटन था उसने तो उसकी बीवी को मारा था और उसके बेटे को चुरा भी लिया था। इसी गुस्से के कारण तो एलेंजील ने आगे चल के बेजेटन को मारा था। जिसके बाद एलेंजील डैरियल से पूछता है कि तुम कितने साल के हो, जिसपे डैरियल बोलता है कि मैं 33 साल का हूँ। जिसे सुन के एलेंजील डैरियल को गले लगा लेता है और उसे बोलता है कि तुम ही मेरे काफी साल पहले खोए हुए बेटे हो। लेकिन डैरियल को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो एलेंजील को बोलता है कि आपको आखिरकार ऐसा क्यों लगता है। जिसपे एलेंजील कहता है कि आज से 33 साल पहले बेजेटन ने मेरी वाइफ को मार दिया था। मुझे लगा था कि मेरे बेटे को भी उसने मार दिया, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद और तो और तुम्हारे साथ तुम्हारे पास चारों एट्रीब्यूट्स भी है मेरी तरह, जिससे प्रूव होता है कि ये सारी चीजें तुम्हें मुझसे ही मिली है और यही प्रूफ है कि तुम मेरे बेटे हो। जिसे सुन के डैरियल को लगता है कि क्या जो द ग्रेट हीरो थे एलेंजील वो उसके फादर है। उतने में एलेंजील को फील होता है कि कोई उन्हें नोटिस कर रहा है तो वो तेजी से उसकी तरफ अटैक कर देता है। इन्हें पता लगता है कि वहाँ पे और कोई नहीं ग्रैंड बर्जा होते हैं जो कि डायरेक्टली एलेंजील के अटैक को रोक देते हैं। फिर वो डायरेक्टली डैरियल के पास आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो बच्चे। जो ग्रैंड बर्जा था और एलेंजील थे उन दोनों के बीच में बहस बढ़ जाती है, जिससे देखते हुए जो डैरियल था वो बीच में आते हुए रोकता है उन्हें। जिसपे ग्रैंड बर्जा बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चल चुकी है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानते हुए कि तुम एक इंसान के बच्चे थे तुम्हें ये चीज सच्चाई नहीं बताया था। दरअसल जब तुम मुझे मिले थे तब तुम एकदम बेसहारे थे और उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इंसान के बच्चे हो। लेकिन आगे चल के रिसर्च के बाद मुझे इस चीज का अंदाजा मिल गया था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें नहीं ये चीज बताई क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। तुम्हारी वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ और अगर तुम नहीं रहते और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना नहीं चाहता तो मैं इतना आगे भी नहीं बढ़ पाता। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। और ये बोल के वो इमोशनली एकदम डैरियल को हक कर लेता है और डैरियल भी इस चीज को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है ग्रैंड बर्जा को कि मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, आपने जो भी कुछ किया वो अपने हक पे रहते हुए ही किया है। जिसे देख के जो एलेंजील था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ग्रैंड बर्जा को बोलता है कि ये सारा जो मोमेंट्स थे वो तुमने मुझसे छीन लिया, ये मेरे जो बच्चे के साथ मोमेंट्स थे वो मेरे होने चाहिए थे, लेकिन तुमने आज ये सारी चीज मुझसे छीन ली है। मैं तुमसे इस चीज का बदला लेके रहूंगा, तुम्हारे इसी कारण से मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन पाया हूँ और मैं आज ये सारा बदला चुका लूंगा। तो ग्रैंड बर्जा वहाँ पे हटते हुए डैरियल से बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है और मेरा जो दोस्त था उसी के कारण तुम्हारी बीवी मारी गई थी और मैंने जब इसके बारे में पता करवाया तो वो सारी गलती उसी की थी, इसलिए मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं आज यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हूँ, तुम जो भी चाहो मेरे साथ कर सकते हो। इसी के साथ इन दोनों के बीच में लड़ाई एकदम स्टार्ट होने वाली होती है और दोनों चार जब खड़े हो जाते हैं। जो डैरियल था उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे अब वो क्या करे इस चीज को रोकने के लिए। दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट ही होने वाली थी कि उतने में ही जो मारिका थी वो डैरियल को बच्चे को लेके आ जाती है और उन दोनों के ऊपर पानी फेंक देती है, जिसकी वजह से उन दोनों का जो चार्ज अप बॉडी था वो ठंडा हो जाता है। और मारिका बोलती है इन दोनों को कि आप लोग अपने पोते के सामने इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। जो एलेंजील और ग्रैंड बर्जा थे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि दरअसल इन दोनों को ही नहीं पता था कि जो डैरियल है वो अब बाप बन चुका है। तो मारिका उन्हें बताती है कि ये देखिए ये मेरे और डैरियल का बेटा है, यानी कि आपका पोता, तो आप दोनों ही इसके दादाजी हुए। इन सारे मोमेंट्स को देख के डैरियल को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो ग्रैंड बर्जा को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रहूंगा जब आपका जान यहाँ से चला जाएगा। फिर वो एलेंजील की तरफ देखते हुए बोलता है कि आपके साथ बिताए हुए पल दोबारा वापस नहीं आ सकते, जो चीज बीत गई है वो बात गई है। क्या आपने जो भी पल खोया है वो मेरे बेटे के दादा के रूप में आप बिताना चाहेंगे? तब जो एलेंजील था वो पूछता है डैरियल से कि इसका नाम क्या है। तो डैरियल उसको बताता है कि इसका नाम ग्रैन है। तो ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके साथ खेलने लग जाते हैं। इस पूरे इमोशनल से सीन को देख के सारे लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। डैरियल भी इस चीज से खुश हो जाता है कि यहाँ पे सारा मामला अब संभल चुका है। तो वो मारिका को बोलता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने तुमसे शादी की, तुमने यहाँ पे सारा मामला संभाल लिया। तो मारिका भी खुश होते हुए उसे हक कर लेती है। दूसरी तरफ जो बस बर्जा था वो पार्टी ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है और वो इंतजार करता है कि सारे लोग आएंगे, लेकिन वहाँ कोई आता ही नहीं है। तो अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या सारे लोग अभी लेट आएंगे? तो सर्वेंट उन्हें बताता है कि नहीं, कोई भी नहीं आने वाला, सारे लोगों ने आपके इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो बस बर्जा को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार सारे लोगों ने ऐसा
क्यों किया। तो उसका सर्वेंट बताता है कि क्योंकि आपके फादर ने डीमन किंग से बात करते हुए आपको जॉब से निकाल दिया है और इस वक्त आपके पास कोई भी पावर नहीं है। अगर डैरियल यहाँ पे होता तो ये सब चीज कुछ होती ही नहीं। और ये बोलते हुए वो भी यहाँ से चला जाता है। बासबारजा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उदास होते हुए वो अपने शेफ से कुछ पीने के लिए मांगता है। तो जो उसका शेफ था वो मना कर देता है, क्योंकि पिछली पेमेंट भी बासबारजा ने अभी तक की नहीं थी। तो बासबारजा उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा, भरोसा रखो। लेकिन शेफ बोलता है कि अगर डैरियल आपके साथ होते तो मैं भरोसा भी कर लेता, लेकिन अब तो नहीं। तो डैरियल की इतनी तारीफ सुनते हुए बासबारजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जोर का ब्लास्ट कर देता है उस जगह पे और गुस्से से बोलता है कि सारी चीज डैरियल की वजह से हो रही है, मैं उसे बदला लेके जरूर रहूंगा। दूसरी तरफ जो एलेंडजील और ग्रैंडबारजा थे वो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे डैरियल के बच्चे के साथ, और ग्रैंडबारजा एलेंडजील को चिढ़ा रहे होते हैं कि देखो इस बच्चे का नाम मेरे नाम पे पड़ा हुआ है। तो एलेंडजील भी चिढ़ते हुए डैरियल को बोलते हैं कि क्यों ना इस बच्चे का नाम एलेंडवर्जा कर दे। तो डैरियल उसे बोलता है कि नहीं, ये नाम बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाएगा। उतने में जो बच्चा था रोने लग जाता है। तो एलेंडजील बोलता है ग्रैंडबारजा को कि तुम्हारे शक्ल को देखते हुए ये रोने लग गया है, लाओ मुझे दो। तो ग्रैंडबारजा बोलता है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, इसने अपनी पैंट गीली कर दिया इसलिए ये रो रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी मस्तियां ग्रैंडबारजा और एलेंडजील अपने पोते के साथ करने लग जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जो एलेंडजील था वो ऐसा फील करता है कि हाँ, ग्रैंडबारजा ने जो उसके साथ किया था वो एक समय पे गलत तो था, लेकिन आज जब वो डैरियल से लड़ रहा है तो उसे उसकी ताकत का अंदाजा जरूर हुआ था। तो इससे वो जरूर ये कह सकता है कि ग्रैंडबारजा ने उसके बेटे को बहुत ही अच्छे से पाला है। इसलिए वो ग्रैंडबारजा से हाथ मिला लेता है और उसके लिए शुक्रिया अदा करता है। और आज के बाद वो अपनी अच्छी जिंदगी बीतने का यहाँ पे साथ में मिला के दोनों प्रे करते हैं। फिर सीन अगले दिन का शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम लोग दोबारा से लेडी को देखते हैं जो कि एलेंडजील के सामने उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है उसे ट्रेन करने के लिए। तो जो डैरियल था उसे बोलता है कि तुम यहाँ फिर से काम पे लग गए, तुमने अब तो देख लिया है ना कि हर कोई डीमन बुरा नहीं होता है, तो तुम अभी भी डीमन किंग को क्यों हराना चाहती हो। तो लेडी बोलती है कि ये हमारे सारे हीरोज का फर्ज होता है कि वो लोग डीमन किंग को हराए। तो डैरियल पूछता है एलेंडजील से कि ऐसा क्यों है, आखिरकार इंसान आसानी से रह क्यों नहीं सकते हैं डीमंस के साथ। तो एलेंडजील बोलता है कि ये हमारे प्रोफेसी में लिखा हुआ है, कहा जाता है कि हर एक हीरो को डीमन किंग को हराना ही होगा, क्योंकि जो डीमन किंग होता है वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और एकदम ताकतवर इंसान होता है, जिसके पास इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा नॉलेज होती है। और कहा जाता है कि अगर हम उसे हरा दे तो उसकी पूरी शक्ति हम लोग को मिल जाएगी, और सारे जितने भी डीमंस के पास आज के डेट में मैजिक्स है वो सारे मैजिक्स भी उसने ही दिए हुए उन सभी को। कहीं ना कहीं जो सेंटर गिल्ड है वो भी इस चीज में हीरोज की साथ चाहता है, और जो सेंटर गिल्ड है उसे लगता है कि अगर हम लोग हरा देंगे डीमन किंग को तो उसकी शक्ति हमें मिल जाएगी। फिर एलेंडजील डायरेक्टली ग्रैंडबारजा से पूछता है कि क्या ये सच्चाई सही है, जिस पर ग्रैंडबारजा बोलता है कि हाँ, मैंने भी ये लेजेंड सुना तो हुआ है कि काफी सालों पहले जो डीमन किंग था उसी ने सारे डीमंस को अपनी तरफ से शक्तियां दी थी। तो डैरियल बोलता है कि क्यों ना हम लोग डायरेक्टली डीमन किंग से इसके बारे में पूछ ले कि आखिरकार ये जो सारी जितने भी कहानियां चल रही हैं उसके खिलाफ वो सच्ची है या फिर झूठी। जिस पे लेडी बोलती है कि तुम कैसी बेवकूफी वाली बात कर रही हो, उतने सालों पहले जो डीमन किंग थे वो तुमको अभी भी लगता है कि जिंदा होंगे। जिस पे डैरियल बोलता है कि हाँ, वो जो डीमन किंग है वो उतने सालों से अभी तक जिंदा है, इसका मतलब है कि वो इमोर्टल है। जिसे सुन के लेडी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार इस दुनिया में कोई इमोर्टल भी हो सकता है। जिस पे एलेंडजील बोलता है लेडी को कि ये सुनने के बाद भी अगर तुमको ये लग रहा है कि तुम नहीं मार पाओगे डीमन किंग को तो कोई बात नहीं, यहाँ से तुम पीछे हट सकती हो। लेकिन लेडी बोलती है कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने आप को एक बार टेस्ट जरूर करूंगी, क्योंकि मैं इस तरीके से बिल्कुल भी हार मान के नहीं रह सकती। जिस पे एलेंडजील बोलता है कि अगर तुमने यही डिसाइड किया है तो ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। उतने में जो घसीटा था वो चिल्लाते हुए आता है कि काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई बिग ब्रो। जिस पे डैरियल पता करने जाता है तो वो फिटबिटन को भी देखता है। जो फिटबिटन बोल रहा होता है कि जो मिथ्रिल में हमारे अंदर थी उसके ऊपर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। जिसे सुन के जो डैरियल था वो घसीटा को बोलता है कि एक ग्रुप को तैयार करो और उस मिथ्रिल माइन पे भेजो। जिसे सुन के घसीटा तैयार हो जाता है वहां जाने के लिए। फिर डैरियल जेवियंतस से पूछता है कि क्या वो उनको उड़ा के लेके चली जाएगी उस जगह पे। तो जेवियंतस बोलती है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और इतना बोलते हुए सारे लोगों को वहां उड़ा के लेके चली जाती है। उस पूरे जगह पे जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा सा जो ड्रैगन है उस पूरे माइंस को जला रहा होता है और उसकी आंख दूर तक एकदम आ रही होती है। जिसपे ग्रैंडबारजा बोलता है कि इसकी आंख बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम लोग को डायरेक्टली यहाँ नहीं जाना चाहिए, नीचे के साइड से जाना चाहिए। और फिर जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं तो इन सभी को पता चलता है कि जितने भी माइनर्स थे छोटे छोटे वो अभी भी उसी के अंदर फंसे हुए हैं और उन सभी की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में। जिस सुन के डैरियल काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि मुझे उन्हें बचाने के लिए उस जगह पे जाना पड़ेगा, और इतना बोलते हुए वो वहां से चले जाता है। जिसके बाद ग्रैंडबारजा पूछता है बाकी सबसे अब हमें इस मॉन्स्टर को हराने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ जो डैरियल था उसके मन में बस चिंता चल रही होती है कि जितने भी माइनर्स हो वो सेफ हो। डैरियल इसी तरीके से आगे भाग रहा होता है तो उसके पीछे जो एलेंडजील थे वो भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस तरीके से खतरे में जाते हुए अकेले कैसे छोड़ सकता था। दूसरी तरफ जितने भी लोग थे वो प्लान बना रहे होते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से इस सारे मुसीबत से डाल सकते हैं अपने आप को। तो फिर जेवियंटेस की ताकत का यूज करते हुए दो लोग हमला करते हैं किसी तरीके से उस ड्रैगन के ऊपर, लेकिन उस ड्रैगन का शरीर इतना ज्यादा गर्म था कि उनके तलवार और जो आर्मर था वो भी जलना शुरू हो जाता है। उस ड्रैगन को कुछ होता ही नहीं है। तो इन सभी को इस तरीके से हारते हुए देख के जो ग्रैंडबारजा थे वो सामने
आते हैं और फिर वो अपनी शक्ति का यूज करते हुए पूरे जितने भी फ्लेम्स वो ड्रैगन फेंक रहा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर तक जो उनका पल रहा था वो भारी हो जाता है। उस ड्रैगन को देखने के बाद जो ग्रैंड बर्जा थे उसे पहचान लेते हैं और वो बोलते हैं कि तुम सैलेमेंड्रा हो ना। दूसरी तरफ जितने भी माइनर्स थे वो अभी तक जिंदा बचे हुए थे, लेकिन वो मलबे के नीचे दबे हुए थे, इसलिए वो भाग नहीं पा रहे थे। जो डैरियल और एलेंजील थे वो उन सारे माइनर्स को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस चीज को देखते हुए जो ये ड्रैगन था वो इनके ऊपर दोबारा से हमला कर देता है, जिससे जो डैरियल और एलेंजील थे वो बोलते हैं सारे जितने भी माइनर्स थे उन सभी को कि तुम लोग थोड़ा देर वेट करो, यहाँ पे मैं इन सभी से निपट के फिर तुम लोग को बचाऊंगा। जिसपे जो सारे माइनर थे वो मान जाते हैं। फिर जो एलेंजील था वो बहुत ही तगड़ा अटैक उस ड्रैगन के ऊपर कर देता है, जिसका इम्पैक्ट उसके ऊपर लगता है, लेकिन वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हमला करने के लिए इनके ऊपर बढ़ता है। लेकिन जो डैरियल था वो सामने आ जाता है और उस ड्रैगन को ललकारता है, जिसे देख के वो ड्रैगन के अंदर एक अलग सी हेटरेट आ रही होती है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है और वहां से चुपचाप उड़ के चला जाता है। सारे जितने भी लोग थे वो बोलते हैं डैरियल को कि तुम्हारी वजह से अब हम लोग यहाँ पे बच चुके हैं, अगर तुम नहीं रहते तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। जिसपे डैरियल बोलता है कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी फैमिलियर सी महक आ रही थी उस ड्रैगन से और कहीं ना कहीं उसके अंदर काफी ज्यादा हेटरेट भी भरा हुआ था। जो ग्रैंड बर्जा थे वो बोलते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची हुई है, लेकिन मुझे अभी डीमन के एरिया में जाना पड़ेगा। वो ज़ेफियंटेस से मदद मांगते हैं वहाँ जाने के लिए, जिसपे ज़ेफियंटेस तैयार हो जाती है और उन्हें उड़ा के यहाँ से लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जो डैरियल और एलेंजील थे वो मिलकर सारे जितने भी माइनर्स थे उन सभी को बचा लेते हैं और जितने लोग भी उस जगह पे माइंस में घायल हुए थे उन सभी की भी मरम पट्टी कर रहे होते हैं सारे लोग। उतने में जो डैरियल था उसे खबर मिलती है कि इनका जो एक साथी है वो माइंस के अंदर अभी भी फंसा हुआ है। तो जो डैरियल था उन्हें बचाने के लिए चिंता करने लगता है। तो एलेंजील बीच में आते हुए बोलते हैं कि तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम लोग को साथ लेके चलना चाहिए सारे लोगों को, तभी तुम एक अच्छे लीडर बन पाओगे। तो अपने पापा की इतनी अच्छी बातों को सुन के वो इस चीज पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देता है। दूसरी तरफ जो ग्रैंड बर्जा थे वो पहुंच जाते हैं अपने कैसल पे, जहाँ पे वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे बस बर्जा बोलता है कि ओ फादर, तो आप यहाँ पे आ गए। तो ग्रैंड बर्जा उसे बोलता है कि तुम तहखाने में गए हो ना और फॉरबिडन स्पेल का यूज किए हो। जिसपे ज़ेफियंटेस बोलती है कि आखिरकार ये क्या बात हो रही है। तो ग्रैंड बर्जा बताते हैं कि हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे उन सभी ने कुछ फॉरबिडन स्पेल्स भी बनाए थे जिसे नॉर्मल लोग यूज नहीं कर सकते हैं, और उसे तहखाने में बंद कर दिया था और मना भी किया गया था उसे यूज करने के लिए। लेकिन मेरा जो बस बर्जा बेटा है उसने उसी स्पेल का यूज करते हुए उस बड़े से सैलेमेंडर को कंट्रोल किया है। मेरे बेटे, तुम सच में इतने ज्यादा अच्छे टैलेंट के साथ होते हुए इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो। तुमने अपनी शक्तियों का अच्छे से यूज नहीं किया। इस चीज को सुन के जो बस बर्जा था वो बचपन में खो जाता है कि किस तरीके से उसके पास बहुत ही अच्छा मैजिकल टैलेंट था, लेकिन बचपन से उसे एक वेस्ट कहा जाता था। इसी वजह से यहाँ पे भी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है ग्रैंड बर्जा को कि मैंने देख लिया है कि आपने भी इंसानों के साथ यहाँ पे साठ गांठ बना लिया है, तो आप अपने आप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मान सकते हो। मैं सारी चीजें अब सारे लोगों को बता दूंगा। जिसपे ग्रैंड बर्जा बोलते हैं कि वो जो स्पेल है वो तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है और एक समय बाद वो तुम्हारे पूरे दिमाग को खा लेगी, इसलिए मुझे ये सारी सच्चाई सारे लोगों को बताना पड़ेगा। तुम बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो एक जनरल बनने के लिए। और इतना बोलते हुए वो उसके ऊपर एक अटैक कर देते हैं, लेकिन सही समय पे जो बस बर्जा था वो सैलेमेंडर को बुला लेता है और अपने फादर को बोलता है कि काफी सही समय है। जो पुराने हीरो थे और जो अभी का हीरो है वो दोनों अभी साथ ही में है, उन दोनों को साथ ही में मार के हम लोग का जो टारगेट था उसे पूरा कर दूंगा। और इतना बोलते हुए वो उड़ते हुए यहाँ से चले जाता है। जो ग्रैंड बर्जा थे वो मन में सोच रहे होते हैं कि तुम कितने ज्यादा अपने पात के घरे बढ़ोगे बेटे। दूसरी तरफ जो डैरियल था वो लोगों को रेस्क्यू कर रहा होता है माइंस के अंदर से, लेकिन अचानक से उसे काफी तेज कंपन आनी सुनाई दे जाती है, जिसको जैसे ही ध्यान देता है डैरियल तो अपने सामने एक बड़े से क्रिएचर के फेस को देखता है। और वो क्रिएचर डैरियल से ही पूछ रहा होता है कि क्या तुम किसी डैरियल नाम के क्रिएचर को जानते हो। जिसे सुनते ही जो डैरियल था काफी ज्यादा डर जाता है और वो जितने भी माइनर्स थे उन्हें पकड़ते हुए वहां से भागना शुरू कर देता है। डैरियल वहां से भागने की ट्राई तो करता है, लेकिन वो जो पूरी माइन थी उसका रास्ता ही बंद कर देता है वो क्रिएचर। और वो दोबारा से डैरियल के सामने आते हुए बोलता है कि जो डैरियल है उसी की वजह से मेरा जो पुराना दोस्त सैलेमेंड्रा है वो मेरे ही सारे जितने भी शरीर है उसको जला रहा है। तो डैरियल फिर ना चाहते हुए भी उसको बताता है कि मेरा ही नाम डैरियल है, लेकिन यहाँ पे इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो क्रिएचर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जो सैलेमेंड्रा है उसके अंदर किसी और की रेज बसी हुई है और मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ। हे बच्चे, तुम्हारे शरीर में मुझे अपने शरीर का एक अंग दिख रहा है, उसे बाहर निकाल के लाओ। तो जो डैरियल था वो चुपचाप अपनी जो मिथ्रिल की बनी हुई खंजर उसे बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते हुए वो जो क्रिएचर था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मेरे शरीर से कितनी ज्यादा प्यारी चीज को बनाई गई है, पक्का इसका यूजर काफी ज्यादा प्योर सोल होगा। और वो खुश होते हुए उस मिथ्रिल के जो खंजर थी उसे उठाते हुए पूरी तरीके से अपनी शक्ति से उसके सारे एनर्जीज को अनलॉक कर देता है, जिससे वो जो खंजर थी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। ये सारी चीजों को देख के डैरियल उससे पूछता है कि आखिरकार आप कौन है। तो क्रिएचर बताता है कि बेटे मैं हूँ द मैजिकल अर्थ बीस्ट जाइगेंटोमासिया लिटिल डैरियल, समझे
तुम अब। लास्ट में वो क्रिएचर ये बोलते हुए जाता है कि जो लक्स विलेज है वो अब एक जंग का मैदान बनने वाला है, लेकिन वो कुछ भी क्लियर से ये चीज का वजह नहीं बताता है। उतने में जो डैरियल था उसके पास ग्रैंडबार्जा की कॉल आ जाती है। ग्रैंडबार्जा उसे बताता है कि जो बसबार्जा है वही वो सैलेमेंडर को कंट्रोल कर रहा है और वो अभी तुम्हारे गांव पे जंग करने के लिए आ रहा है। तो डैरियल बोलता है कि मुझे एक थोड़ा बहुत एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बसबार्जा का ही हाथ है। फिर जो डैरियल था वो तेजी से अपने गाँव की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और उन सभी को बताने के लिए भी तैयार होता है कि उन सभी के ऊपर हमला होने वाला है। फिर सारे जितने भी लोग थे वो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं सैलेमेंडर और बसबार्जा का आने का। और वो जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है तो आते ही बोलता है कि डैरियल, तुम्हें देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। मैं तुम्हें बधाई भी देना चाहता हूँ कि तुमने अब शादी कर ली है, लेकिन मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बचपन में तुम कभी गिरे हो? तो डैरियल को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो बसबार्जा बोलता है कि बचपन में मैं कभी भी गिरा करता था तो वो सारे लोग मुझे पूछने के लिए आ जाते थे कि क्या मैं ठीक हूँ, जिनको मैं जानता भी नहीं था। लेकिन एक बार तुम बड़े हो जाते हो और तुम गिरते हो तो तुम्हें उठाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। फिर सीन प्रेजेंट का आ जाता है जहाँ पे बसबार्जा बोलता है कि सबसे पहले मैं मारिका को मारूंगा जो कि तुम्हारी बीवी है, उसके बाद मैं सारे विलेज को जला के राख कर दूंगा। लेकिन जो डैरियल था वो तो यहाँ पे चुपचाप बस बात करना चाहता था, बिना लड़े इस सारे मैटर को सुलझाना चाहता था। लेकिन इन सारी चीजों को सुन के उसे पुराने समय का याद आता है कि किस तरीके से ग्रैंडबार्जा ने बोला था डैरियल से कि प्लीज मेरे बेटे का हमेशा साथ देना। लेकिन प्रेजेंट डे पे जो डैरियल था वो मन में सोचता है कि नहीं, अब इस समय पे मैं ग्रैंडबार्जा को किया हुआ प्रॉमिस बिल्कुल भी निभा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे सारे अपने लोगों को बचाने के लिए फुल स्केल से यहाँ पे लड़ाई करनी होगी। फिर जेवियंटस का यूज करते हुए जो डैरियल था वो बसबार्जा के ऊपर अटैक कर देता है और वो सारे लोगों को कहता है कि मैं बसबार्जा को यहाँ से दूर लेके जा रहा हूँ। जिसपे बसबार्जा उसे बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि अगर तुम मुझे यहाँ से दूर लेके चले जाओगे तो सैलेमेंडर से मेरा कंट्रोल छूट जाएगा? नहीं, उसके ऊपर मैंने पक्का कंट्रोल करके रखा है। तो डैरियल उसे बोलता है कि आखिरकार तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? तो बसबार्जा बोलता है कि मेरा ड्रीम है कि मैं ह्यूमंस और डीमंस के बीच की जो वॉर है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दूं और उसके लिए मेरे को हीरोज को मारना पड़ेगा और इसके बाद मैं पूरे हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट जनरल बन जाऊंगा। तो डैरियल बोलता है इस चीज को सुन के कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें ऐसा करने से बिल्कुल रोकूंगा। जिसके बाद देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फिर से बैटल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो बसबार्जा था वो बहुत ही ज्यादा हैवी पड़ रहा होता है डैरियल के ऊपर। एक टाइम पे जो डैरियल था वो बसबार्जा की वजह से नीचे आके गिर जाता है। जो बसबार्जा था वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तो डैरियल उसे देखते हुए बोलता है कि मैं देख के बता सकता हूँ कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है, बचपन से ही तुम काफी ज्यादा एकदम हार्ड वर्किंग रहे हो। काश मैं हमेशा आंख बंद करके तुम्हारी प्रोग्रेस को देख पाता। जिसपे बसबार्जा उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ। बसबार्जा का अटैक डैरियल के ऊपर लगने ही वाला होता है कि उतने में ही डैरियल को अपने परिवार वालों की याद आती है। जिससे जो डैरियल था वो स्काईरेंट नाम का अटैक बसबार्जा के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो जो अटैक था वो नलीफाई हो जाता है। तो जो डैरियल था उसे बसबार्जा की चिंता होने लगती है। तो वो पूछता है कि बसबार्जा तुम ठीक तो हो ना? लेकिन हम देखते हैं कि जो बसबार्जा है वो उस कर्स वाले मैजिक को यूज करने की वजह से पूरी तरीके से अब ड्रैगन में तब्दील होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जितने भी लोग रहते हैं वो सैलेमेंडर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो एलेंजील था वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपने लाइफ में डीमंस के साथ मिलकर किसी एक सेम एनिमी के ऊपर अटैक करूंगा, लेकिन सरप्राइजिंगली इस अटैक में मैं पूरे शक्ति से लड़ने वाला हूँ। जिसपे ग्रैंडबार्जा भी बोलता है कि हाँ मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं ये चीज बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि डीमन और ह्यूमन एक साथ मिलकर एक कॉमन एनिमी के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन हम दोनों मिलकर ये चीज कर सकते हैं। और फिर वो दोनों अपनी पूरी शक्ति से एक जबरदस्त अटैक कर देते हैं उस ड्रैगन के ऊपर। दूसरी तरफ जो बसबार्जा था वो पूरी तरीके से ड्रैगन में तब्दील होना शुरू हो गया था और वो एक जोरदार अटैक डैरियल के ऊपर कर देता है। डैरियल उसके अटैक से जैसे तैसे करके बच जाता है। जिसपे बसबार्जा बोलता है डैरियल को देखते हुए कि मुझे तुम्हारी स्माइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो डैरियल उसे बोलता है कि अभी जैसे तुम बनते जा रहे हो तुम वैसे सच में बिल्कुल भी नहीं हो, मैं ऐसे भरोसे से कह सकता हूँ। लेकिन बसबार्जा उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है जो कि सेम ग्रैंडबार्जा का अटैक था। अब वो उसे बोलता है कि मैं ग्रेटेस्ट जनरल बन के ही रहूंगा। तो डैरियल इस चीज को देखते हुए बोलता है कि मुझे अब ये चीज रोकनी पड़ेगी। तो अपने मिथ्रिल वेपन का डैरियल अब इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडबार्जा और एलेंजील के अटैक की वजह से जो सैलेमेंडर था वो पूरी तरीके से जल चुका होता है और वो हिल नहीं रहा होता है। तो सारे लोग ग्रैंडबार्जा की तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ दोबारा से हमें डैरियल और बसबार्जा के अटैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो डैरियल था वो एक जोरदार अटैक दोबारा से कर चुका होता है बसबार्जा के ऊपर। लेकिन बसबार्जा को इससे कुछ भी नहीं होता और वो पूरी तरीके से ड्रैगन में तब्दील हो चुका है, एकदम हाइब्रिड इंसान लग रहा होता है ड्रैगन की तरह। इसी वजह से जो डैरियल था वो उस अटैक को झेल नहीं पाता है और दूर जाके गिरता है। डैरियल बसबार्जा को बोलता है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो कि ग्रैंडबार्जा को तुम पे बिल्कुल भी एकदम नाज ना आए। तो बसबार्जा बोलता है कि मेरे बाप का नाम अपने मुंह से बिल्कुल भी मत लो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है बसबार्जा के बचपन का, जहाँ पे वो समय था जब ग्रैंडबार्जा को पहली बार जनरल बनाया गया था और सारे लोग उसे बधाई दे रहे होते हैं। तो बसबार्जा भी अपने फादर को देखते हुए बोलता है कि एक दिन मैं भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग जनरल बनूंगा। तो ग्रैंडबार्जा बोलता है कि हाँ, उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली फॉरबिडन स्पेल की वजह से ये सारी जितने भी मेमोरीज
चीज थे वो डैरियल भी देख पा रहा होता है। फिर दोबारा से हमें एक और स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे जब वो बाजबारजा था वो 10 साल का हो गया था, लेकिन वो इस चीज से नाराज रहता था कि उसके फादर उससे हमेशा मिलने के लिए नहीं आते और हमेशा बिजी ही रहते हैं। इसलिए वो ठान लेता है कि वो उनकी तरह डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लेगा ताकि वो इनसे मिल पाए। लेकिन एक समय जैसे ही ग्रैंडबार्जा घर पे आते हैं तो बाजबारजा देखता है कि इस बार वो डैरियल को अपने साथ लेके आए हैं और ग्रैंडबारजा बोलते हैं बाजबारजा को कि ये देखो, ये तुम्हारा भाई है जो कि तुमसे बड़ा है, इसलिए तुम्हें इसकी थोड़ी बहुत बात माननी पड़ेगी। इस चीज से बाजबारजा का काफी ज्यादा दिल टूट जाता है कि वैसे ही उसके फादर उस पर बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया करते थे और यहाँ पे अब वो एक बड़ा भाई लेके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा ट्रेन करता है और उसकी मदर उसे बोलती है कि अगर वो अपने फादर को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो बाजबारजा मोटिवेट होते हुए काफी अच्छी मेहनत करता है और पूरे क्लास में टॉप कर जाता है, जिसकी वजह से वो खुश होता है कि अब वो अपने फादर को ज्वाइन कर पाएगा। लेकिन उसकी जो मदर थी वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी। वो बोलती है कि इसका मतलब है कि तुम भी अब मुझे छोड़ दोगे। इस चीज से हम लोग ये तो जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं ग्रैंडबारजा बिल्कुल भी अपने फैमिली को टाइम नहीं दिया करता था, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आज देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी जो बाजबारजा था वो उस एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है और काफी समय बाद आर्मी में ज्वाइन कर जाता है, जिससे खुश होते हुए जो ग्रैंडबारजा थे वो डैरियल को बोलते हैं कि अब तुम इसके असिस्टेंट बन जाओ। इस चीज से जो बाजबारजा था और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बाजबारजा बोलता है कि डैरियल की जगह आप मेरे असिस्टेंट नहीं बन सकते थे क्या। फिर सीन हमें प्रेजेंट डे पे दिखाया जाता है जहाँ पे बाजबारजा बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ जीतना ही होगा वरना मेरी लाइफ वर्थलेस हो जाएगी। और कहीं ना कहीं डैरियल इन सारे मेमोरीज को देखने के बाद समझ चुका होता है कि आखिरकार बाजबारजा के मन में इतनी ज्यादा उसके लिए नफरत क्यों भरी हुई है। कहीं ना कहीं बाजबारजा को भी ऐसा महसूस हो जाता है कि उसके सारे मन की बातों को डैरियल सुन पा रहा होता है, इसलिए वो दूर जाके यहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो जो डैरियल था वो उसके पास जाते हुए बोलता है कि बाजबारजा, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, तुम बचपन से ही अकेले रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे इस चीज को मेरे को भी फील करना चाहिए था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि बचपन से मैं भी तुम्हारी ही तरह रहा हूँ, मैंने हमेशा से ट्रेन किया है, लेकिन कभी भी मैं उतना ताकतवर नहीं बन पाया था। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैंने एक फैमिली ज्वाइन कर लिया है और मैं काफी ज्यादा खुश रहा करता था कि अब हम सभी एक साथ रहते हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ बाजबारजा, मेरे साथ मिल जाओ, हम लोग काफी ज्यादा खुशी से रहेंगे। और इस चीज को सुनते ही जो बाजबारजा था वो सोचने लगता है मन में कि अगर मैं बचपन से ही ध्यान देता डैरियल के ऊपर और उसके साथ रहता तो क्या कुछ चीजें अलग हो सकती थी। मैं बचपन से ही अकेला रहता था और अपने आप को मैं अकेला ही कर दिया था, लेकिन अगर मैं अपने आप को छोटा भाई मान लेता डैरियल का तो चीजें अलग हो सकती थी। इसी चीज को याद करते हुए जो बाजबारजा के ऊपर आर्मर बना हुआ था वो टूटने लग जाता है और वो हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है डैरियल से। लेकिन अचानक से ही जो बाजबारजा था उसे फील होता है कि दूर कहीं बहुत ही ज्यादा मुसीबत आने वाली है। दरअसल जो सैलेमेंडर था, क्योंकि अब जो फॉरबिडन स्पेल बाजबारजा के ऊपर से टूट गया था उसकी वजह से ये सैलेमेंडर अब पूरी तरीके से तबाही मचाने वाला था इस जगह पे। इसलिए बाजबारजा उस चीज को रोकने के लिए तेजी से जाके उसके शरीर के अंदर घुस जाता है और उसे यहाँ से उड़ा के ले जाने लगता है। जो ग्रैंडबारजा थे उसे रोकते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करो वरना तुम मारे जाओगे। तो बाजबारजा बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे जो भी मैंने गलती की है उसकी भरपाई तो मुझे करनी होगी। वैसे भी मैं इस चीज से खुश हूँ कि लास्ट समय पे डैरियल के साथ मैं हाथ मिलाने की कोशिश कर पाया था। और वो बिना सोचे हुए यहाँ से सारे लोगों की जान बचाने के लिए सैलेमेंडर को लेके जा रहा होता है, लेकिन ग्रैंडबारजा सही समय पे अपनी शक्तियों का यूज करते हुए सैलेमेंडर के अंदर से उसे निकाल लेते हैं और अपने पास लाते हुए उसे गले लगा लेते हैं, जिसपे बाजबारजा भी उन्हें बहुत ही ज्यादा रोते हुए सॉरी बोलता है कि मुझे माफ कर दो। जिसपे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सारे लोग अलविदा कह रहे होते हैं डीमंस को, जो कि अपने घर जा रहे होते हैं। उतने में जो मारिका थी वो तेजी से दौड़ते हुए आ रही होती है और डैरियल भी इस चीज को फील कर लेता है, क्योंकि अब उसके ऊपर बहुत ही जोर से मारिका के हग वाला हमला होने वाला होता है। और ऐसा ही होता है, जो मारिका थी वो काफी ज्यादा एकदम एक्साइटेड होते हुए उसे हग कर लेती है, लेकिन डैरियल इस बार इस चीज को कंट्रोल कर लेता है और वो भी खुश होते हुए इस मोमेंट को एंजॉय करता है। दूसरे सीन में हम लोग बाजबारजा को देखते हैं जो कि डीमन किंग के सामने माफी मांग रहा होता है, जो कि भी उसने किया है बिना किसी परमिशन के उसके लिए। और वो बोलता है कि मेरी जितनी भी गलतियां हैं उसके लिए आप मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो जो डीमन किंग थे वो बाजबारजा के नीचे एक हेल का गेट खोल देते हैं और वो बोलते हैं कि इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ। डीमन किंग उसे बताते हैं कि आज से पहले जितने भी जनरल्स ने गलती की है वो सारे लोग इसी हेल के अंदर गिरे हुए हैं। मैं तुम्हें दो चॉइसेस दूंगा, तुम अभी काफी यंग हो, तुम शुरू से दोबारा से स्टार्ट करो जनरल बनने के लिए, या फिर तुम इस हेल के अंदर चले जाओ। मैं तुम्हें ये दोबारा ट्राई इसलिए करने दे रहा हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा अभी यंग हो और तुम्हें अपनी सारी गलतियों का पछतावा भी है। जिसको सुनते हुए बाजबारजा स्माइल करता है और वो बोलता है कि आपका बहुत ही ज्यादा मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन जो भी गलती मैंने यहाँ पे की है उसके लिए मैं हेल ही डिजर्व करता हूँ, इसलिए मैं हेल में ही जाना चाहूंगा। जिसे देखते हुए जो डीमन किंग थे वो उस हेल के दरवाजे को बंद कर देते हैं और हंसते हुए बोलते हैं बाजबारजा को कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें यहाँ जॉब से निकालता हूँ जैसा कि तुमने डैरियल के साथ किया था। नेक्स्ट सीन में हम लोग बाजबारजा को देखते हैं जो कि ग्रैंडबारजा से मिलने के लिए आता है और ये दोनों मिलके डैरियल के घर जाते हैं उससे मिलने के लिए और डैरियल भी काफी अच्छे से वेलकम करता है इन दोनों का। उतने में जो लेडी थी वो यहाँ पे आती है और बाजबारजा को बोलती है कि हे, तुम्हारी वजह से इंसानों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई है और जो मिथ्रिल माइन हमने लगाई हुई थी उसमें काफी ज्यादा हमारा नुकसान
नुकसान हुआ है, तो आखिरकार तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे। जिस चीज को सुन के जो बासबारजा था वो खड़ा होता है और चुपचाप लेडी को बोलता है कि मैंने जितनी भी पहले गलतियां की हैं वो काफी ज्यादा गलती से की है और मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं आप सभी से अनकंडीशनल अपॉलॉजी मानना चाहता हूँ। और वो सीधा उन सभी के सामने झुक जाता है। तभी ग्रैंडवर्सा भी खड़े हो जाते हैं और वो अपने बेटी की तरफ से इन सभी से माफी मांगते हैं। लेकिन उतने में ही हम लोग डैरियल के बेटे को देखते हैं जो कि एक्साइटेड होते हुए बासबारजा की गोदी में जाने का ट्राई कर रहा होता है, जिसपे बासबारजा उसे गोदी में ले लेता है। जो डैरियल था वो बताता है अपने बेटे को कि ये तुम्हारा बड़ा भाई बासबारजा है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे तो ये उसका चाचा लगा ना, पता नहीं यहाँ पे उसे बड़ा भाई क्यों बता रहा है ये। चलो छोड़ो, जो भी स्टोरी है वो डायरेक्ट बताता हूँ। ये सारी चीजों को सुन के जो डैरियल का बेटा था वो अपने मुंह से बासबारजा का नाम लेता है, जिस चीज को देख के सारे जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि डैरियल के बेटे ने पहली बार एक नाम लिया था। इन सारी चीजों को सुन के जो बासबारजा था वो मन में सोचता है कि किस तरीके से बचपन में उसे भी एक बड़ा भाई मिला था। अगर वो इस चीज का सही से इस्तेमाल करता है तो वो काफी ज्यादा आगे जाता। इस चीज को याद करते हुए बासबारजा बोलता है कि अब मैं वो गलती दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, और वो सारे जितने भी लोग थे उन सभी को बोलता है कि आप सभी मेरे भाई हैं। तो घसीटा बोलता है कि ठीक है, मैं भी आपको अपना भाई मानता हूँ। इन सारी चीजों को देख के लेडी बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, तुम अपना आंसर यहाँ पे खोज रहे थे और तुम्हें अब वो आंसर मिल चुका है, इसी वजह से मैं समझते हुए इस चीज को माफ कर देती हूँ। तभी वहाँ पे मारिका आ जाती है और वो बोलती है सभी को कि ग्रैंड ने अपना पहला वर्ड कहा है तो हमें बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। तो डैरियल बोलता है घसीटा को कि हम लोग यहाँ पे इस चीज को यादगार रखने के लिए एक पोर्ट्रेट बनाएंगे, तो प्लीज हमारा पोर्ट्रेट बना दो। तो घसीटा इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। तो सारे जितने भी क्लोज फैमिली मेंबर थे डैरियल के, उन सभी का पोर्ट्रेट घसीटा बना के देता है, जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। इस चीज के बाद जो बासबारजा था वो मारिका का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने एक आई पैच बना के दिया होता है बासबारजा को। फिर हम लोग देखते हैं कि सारे लोग बैठ के काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जो अलेंडजील था वो भी बासबारजा के साथ बातें कर रहा होता है। इसी के साथ सुबह हो जाती है जहाँ पे बासबारजा कहीं जा रहा होता है। तो मारिका उससे पूछती है कि अब इसके आगे तुम क्या करोगे। तो बासबारजा बोलता है कि सबसे पहले जितने भी लोग घायल हुए थे मैं उनकी सहायता करूंगा, और उसके बाद मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करूंगा, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई डैरियल की तरह बनना चाहता हूँ। तभी डैरियल अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है बासबारजा को कि मेरे छोटे भाई, मैं ऐसा होप करूंगा कि तुम बहुत ही आगे जाओ। इसी के साथ दोनों भाई यहाँ हाथ मिलाते हैं। इसी के साथ जो मारिका थी वो काफी बड़ा लंच पूरे ट्रैवल करने के लिए बासबारजा के लिए पैक कर देती है, जिसे देख के बासबारजा काफी ज्यादा खुश होता है और वो थैंक यू कहता है मारिका को। जिसके बाद वो उस लंच बॉक्स को लेके यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। इसी के साथ जो इस पूरे एनिमे था उसका लास्ट एपिसोड होता है खत्म, जिसका नाम है चिलिंग इन माई 30s आफ्टर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम डीमन किंग आर्मी। मैं जानता हूँ काफी ज्यादा बड़ा नाम था, लेकिन तुम तो जानते हो यार इस टाइप के एनिमेज के नाम कितने ज्यादा बड़े होते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको इस एनिमे का स्टोरी सुनने में काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो प्लीज यार इस एनिमे को ऊपर धांसू रिस्पॉन्स ला दो। हम लोग काफी समय से वीडियोस नहीं डाल रहे थे ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम। तो मैं जानता हूँ कि आप लोग इस चीज का बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, लेकिन अब से हम लोग डायरेक्टली ट्राई करेंगे रेगुलर वीडियोस डालने का। तो प्लीज बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ ताकि हम लोग मोटिवेट